वेन कियान ने निराशा से कहा। ज्वानेर, तुमने मुझे इतनी जरूरी बात क्यों नहीं बताई? जल्दी से बताओ कि किन के राजा के आदेश में क्या है। वेन कियान की बातें सुनकर लियू जुआन ने किन राजा का हुक्म हूबहू सुनाया। बाई हुआ पैलेस के लियू जुआन और टैन लिंग ने खुफिया जानकारी देने और तियान्युआन शहर के लोगों को तकलीफ से बचाने में बहुत अच्छी सेवा की है। उन्हें 5 नेसेंट सोल पिल्स, 5 स्पिरिट नरिशिंग पिल्स, 5 वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स, लाइफ स्प्रिंग की 1 बोतल और मैरो क्लींजिंग एलिक्सिर की 1 बोतल दी जाती है। बाई हुआ पैलेस ताकतवर ताकतों से नहीं डरता और आम लोगों की परवाह करता है। उन्हें किन फैमिली इमोर्टल एकेडमी में दाओ ऑफ इमोर्टैलिटी की पढ़ाई करने के लिए 2 फ्री जगहें दी जाती हैं। फिर लियू जुआन ने कंडेंसिंग इन्फेंट पिल, नरिशिंग स्पिरिट पिल, ट्रांसफॉर्मिंग एम्प्टीनेस पिल, द डिवाइन स्प्रिंग ऑफ लाइफ और मैरो क्लींजिंग एलिक्सिर निकाली और उन्हें वेन कियान को दे दिया। उस समय वेन कियान लियू जुआन की बातें सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई। वेन कियान ने जीवन का झरना खोला, सूंघा और उसका चेहरा तुरंत डर गया। वह अंदर से हैरान थी। क्या यह वही आध्यात्मिक पानी नहीं है जो चेन शुन ने मुझे तब पीने के लिए दिया था? यह असल में जीवन का झरना है और इसमें जीवन के झरने की मात्रा उस समय मेरे पिए गए पानी से कम 10 गुना ज्यादा है। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने धीरे से मैरो क्लींजिंग एलिक्सिर खोला और ध्यान से एक बूंद अपने मुंह में टपकाई। जब मैरो क्लींजिंग एलिक्सिर उसके मुंह में गया तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसकी स्पिरिचुअल जड़ असल में थोड़ी और मजबूत हो गई थी। यह उसकी स्पिरिचुअल जड़ थी जो जन्म के समय ही तय हो गई थी। पुरानी किताबों में लिखी स्वर्ग को मात देने वाली दिव्य चीजों के अलावा किसी की स्पिरिचुअल जड़ को बेहतर बनाना नामुमकिन था। वेन कियान पूरी तरह से हैरान रह गया। अगर किन परिवार इतनी दुर्लभ चीज बना सकता है तो उनकी नींव कितनी मजबूत थी। किन परिवार पक्का एक सच्चा ड्रैगन था और आसमान में उड़ने वाला ड्रैगन था। फिर वेन कियान ने ये सारी चीजें लियू जुआन को सौंप दी। ज्वानेर लिंगेर, यह किन परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। कृपया इसे स्वीकार करो। महल के मालिक, आपने ही हमें किन परिवार को संदेश देने के लिए भेजा था, इसलिए आपको ये तोहफे स्वीकार करने चाहिए। हाँ मास्टर, अगर आप न होते तो हम किन परिवार के पास नहीं जाते। वेन कियान ने सिर हिलाया, एक पल सोचा और महसूस किया कि इन चीजों को रखना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा। ज्वानेर और लिंगेर के नेसेंट सोल के ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर पहुंचने के बाद उन्हें बाहर निकालने में ज्यादा देर नहीं होगी। फिर उसने ध्यान से इन चीजों को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। लेकिन जब उन्होंने स्टोरेज रिंग खोली तो पानी वाली एक बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी ओर बढ़ी और उसे सूंघने के बाद उन तीनों ने तुरंत महसूस किया कि उनके कल्टीवेशन लेवल में बहुत सुधार हुआ है। तभी वेन कियान ने अपनी स्टोरेज रिंग में पानी की 10 बूंदें तैरती हुई देखीं और इन 10 पानी की बूंदों से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी उनसे आ रही थी। वेन कियान ने ध्यान से एक बूंद निकाली और फिर तीनों लोगों की साधना तकनीकें अपने आप चलने लगीं। फिर टाइन ट्रू वाटर की बूंद 3 हिस्सों में बंट गई और तीनों लोगों के शरीर में चली गई। तुरंत तीनों का कल्टीवेशन लेवल तेजी से बढ़ने लगा। टैन लिंग का कल्टीवेशन लेवल सीधे गोल्डन कोर स्टेज के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गया। लियू जुआन का कल्टीवेशन लेवल भी तुरंत नेसेंट सोल स्टेज के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गया और वेन कियान का कल्टीवेशन लेवल भी देवता ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गया। उन तीनों ने एक ही समय में हैरानी के भाव दिखाए और टाइन ट्रू वाटर की शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उनकी रुकावटों पर असर डाल रही थी। वेन कियान ने जल्दी से एक कंडेंसिंग इन्फेंट पिल, एक स्पिरिट नरिशिंग पिल और एक वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन पिल निकाली और उन तीनों ने जल्दी से उन्हें ले लिया। गोलियां लेने के बाद उन तीनों ने तुरंत अपनी रुकावटें तोड़ दी और फिर बिजली की तरह मुसीबत आ गई। अचानक पूरे 100 फ्लावर्स पैलेस में गरज के साथ बारिश हुई और अंधेरी रात में आसमान में मोटी बिजली चमकने लगी। इस समय लो फेक्सिया ने ईर्ष्या से आकाश में चमकती बिजली को देखा और शांति से कहा, ऐसा जरूर होगा कि 100 फ्लावर्स पैलेस की पैलेस मास्टर वेन कियान ने टाइन ट्रू वाटर पीने के बाद अपनी साधना में बहुत तरक्की की है। वह अभी रिटर्निंग टू द वॉयड स्टेज की मुश्किलों से गुजर रही है। 100 फ्लावर्स पैलेस सच में बहुत खुशकिस्मत है कि उसे टाइन ट्रू वाटर की 10 बूंदें मिल रही हैं। अगर मुझे एक बूंद भी मिल जाती तो मुझे मुश्किलों से पार पाने के स्टेज तक पहुंचने का पक्का मौका मिलता। लगता है यह मामला खत्म होने के बाद मुझे वेन कियान से एक बूंद खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जल्द ही आसमान में चमकती मुसीबत की बिजली खत्म हो गई और वेन कियान ने ऑफिशियली रिटर्निंग टू एम्प्टीनेस रेन के पहले लेवल में कदम रखा। लियू जुआन ने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेन के पहले लेवल में एंट्री की और टैन लिंग ने भी नेसेंट सोल रेन के पहले लेवल में एंट्री की। तीनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें हैरानी और खुशी से भरी थीं। वेन कियान ने लियू जुआन का हाथ पकड़ा और कहा, जुआनेर, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में चेन जुन के लिए फीलिंग्स हैं और मैं यह भी देख रहा हूं कि चेन जुन के मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। यही तुम्हारी किस्मत है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।
शायद हमारे 100 फ्लावर्स पैलेस का भविष्य तुम्हारे कंधों पर टिका है। लियू जुआन उदास दिख रहा था। पैलेस मास्टर चेन शुन मुसीबत से उबरने वाले स्टेज में एक साधक है। वह मुझे क्यों पसंद करेगा? इसके अलावा किन परिवार, एक अकेला परिवार बराबरी के लोगों के बीच शादी को महत्व देता है। भले ही चेन शुन मान जाए, किन परिवार नहीं मानेगा। वेन कियान ने आह भरी। उसने भी यही सोचा था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि लियू जुआन को जिंदगी भर इसका पछतावा हो कि वह इतना बढ़िया मैच चूक गया। फिर उसने गंभीरता से कहा, जुआनेर, अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? भले ही तुम सच में साथ न रह पाओ, फिर भी तुम्हें कोशिश करनी होगी, नहीं तो तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। टैन लिंग ने इस समय कहा। हाँ बड़ी बहन, अगर तुम कोशिश नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? अगर तुम पहल नहीं करोगी तो मुझे उसे तुमसे छीनना पड़ेगा। हे। इस समय लियू जुआन ने उत्साह से कहा, छोटी बहन, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। टैन लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर जल्दी करो बड़ी बहन, मैं चेन जुन जैसे शानदार इंसान को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें और मेहनत करनी होगी। यह सुनकर लियू जुआन शर्मा गया और बाहर भाग गया। इस समय चेन शुन चेन ठीक कर रहा था, लेकिन उसका मन तियानवू एरिना में बिताए गए समय की यादों से भरा हुआ था। चाहे कुछ भी हो, वह शांत नहीं हो पा रहा था। चेन जुन, क्या तुम आराम कर रहे हो? उसी समय लियू जुआन ने दरवाजे पर चेन जुन से फुसफुसाकर कहा। शिल्युक्सुआन की बातें सुनकर चेन जुन ने तुरंत चेन ठीक करना बंद कर दिया, फिर उठकर दरवाजा खोला। लियू जुआन, जो उस मौके के लिए तैयार हुई थी और शाम को अपने अंदर एक अजीब सी भावना महसूस कर रही थी, एक ऐसी भावना जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। फिर उसने कहा, लियू जुआन, बहुत देर हो गई है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लियू जुआन ने अपना सिर नीचे किया और कहा, चेन शुन, आज के लिए धन्यवाद। तुमने मेरा 100 फ्लावर्स पैलेस बचा लिया। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मैं तुमसे हेवनली मार्शल एरिना में मिला। अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मेरा 100 फ्लावर्स पैलेस शायद अब तक खत्म हो चुका होता। मुझे लगता है कि यह हमारे बीच किस्मत है। अब से क्या मैं तुम्हें ब्रदर चेन शुन कह सकता हूँ? चेन शुन ने अपना सिर खुजलाया और फिर कहा, मुझे याद है कि तुम मुझे छोटा भाई कहते थे, इसलिए अब से तुम मुझे चेन शुन छोटा भाई कह सकते हो। आखिर मैं तुमसे छोटा हूँ, इसलिए मुझे बड़ा भाई कहना अजीब लगता है। लियू जुआन ने प्यार से मुस्कुराया और चेन जुन तुरंत उसकी नरमी पर फिदा हो गया। लियू जुआन ने फिर पूछा, भाई चेन जुन, क्या आपका कोई दाओइस्ट पार्टनर है? यह सुनकर चेन शुन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, लियू जुआन, मेरे पास अभी तक कोई दाओइस्ट पार्टनर नहीं है। लियू जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो भाई चेन जुन, क्या आप मुझे जुआनेर कह सकते हैं? पैलेस मास्टर मुझे यही कहते हैं। ये बातें कहने के बाद लियू जुआन बिना पीछे देखे चेन जुन के घर से चला गया। चैप्टर 65 हवा और बिजली की हवेली को साफ करना, पार्ट 6। फेंगलेई सिटी लॉर्ड की हवेली के अंदर लियू जुआनझेन अपने कर्मचारियों की रिपोर्ट सुनकर पूरी तरह से पागल हो गया। झो होंगयुआन 20 ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज एक्सपर्ट्स और 200 महायान स्टेज एक्सपर्ट्स को लीड कर रहा था और झो होंगयुआन खुद एक हाफ स्टेप ह्यूमन इमोर्टल रियल्म एक्सपर्ट था। यह ताकत विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेट को 10 या 100 बार कुचलने के लिए काफी थी। लेकिन सच तो यह है कि यह बहुत बड़ी ताकत अपनी पूरी ताकत दिखाने से पहले ही बिना कोई हलचल मचाए तुरंत खत्म हो गई। लियू जुआनजेन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। इतने सालों तक फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट का सामना करने के बाद फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट में पक्का इतनी ताकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा हाथ फेंगलेई प्रीफेक्चर की हवाओं और बादलों को कंट्रोल कर रहा हो और फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट बस एक कठपुतली थी जिसे सबसे आगे धकेल दिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे फेंगलेई मैंशन को टारगेट करने वाला फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट नहीं बल्कि कोई और हो? लियू जुआनझेन ने धीरे से कहा। फिर गार्ड ने कहा, भगवान, हमारे स्काउट्स के अनुसार लुओक्सिया सेक्ट ने फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट के प्रति वफादारी की कसम खाई है और अभी 100 फ्लावर्स पैलेस में एक अलायंस मीटिंग कर रहा है। इस समय लियू जुआनजेन की आंखों में एक डरावनी चमक आ गई और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, 100 फ्लावर्स पैलेस, फ्लाइंग क्लाउड्स सेक्ट, तुम सच में बहुत बुरे हो जो तुमने मेरे ऑर्डर नहीं माने। एक बार जब मैं विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट के मैल से पूरी तरह निपट लूंगा तो मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। मेरा ऑर्डर भेजो, फेंगलेई प्रीफेक्चर के सभी ग्रुप और बड़े परिवार सिटी लॉर्ड के महल में इकट्ठा हों। जो कोई भी आने की हिम्मत नहीं करेगा उसे वहीं मार दिया जाएगा। हाँ प्रभु। अगली सुबह किन गुदाओं ने दूसरे दर्जे की अमर कलाकृति जुआनलिंग युद्धपोत को बाहर निकाला और उसे हवा में फेंक दिया। जैसे ही इसे हवा में फेंका गया पूरा जुआनलिंग वॉरशिप तेजी से फैल गया, फिर आधे आसमान को ढक लिया। बड़े भाई, यह उड़ने वाली चीज बहुत कूल है। इस समय किन मेंगटिंग ने आश्चर्य से कहा। किन बुदाओं मुस्कुराया और फिर बोला,
यह मुझे एल्डर वुजीजी ने मेरे निकलने से पहले दिया था। उन्होंने कहा कि चूंकि हम फेंगलेई हवेली पर हमला करने जा रहे थे, इसलिए हमें अच्छा इंप्रेशन बनाना था। विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्टर 100 फ्लावर्स पैलेस और फ्लाइंग क्लाउड्स सेक्ट के कल्टीवेटर हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी इतना बड़ा उड़ने वाला जहाज नहीं देखा था। यह ज़ुआनलिन वॉरशिप आसमान में एक छोटे से आइलैंड जैसा था। यह वहां मौजूद 300,000 से ज्यादा कल्टीवेटर के लिए काफी होगा। किन वुदाओ सीधे ज़ुआनलिन युद्धपोत पर चढ़े और फिर गंभीरता से घोषणा की, सभी शिष्यों फेंगलेई शहर के भगवान के महल के लिए प्रस्थान करें। फिर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के ऊपर 300,000 से ज्यादा शिष्य ज़ुआनलिन वॉरशिप की ओर उड़े, साफ सुथरी लाइनों में खड़े हुए और गंभीर भावों के साथ फेंगलेई सिटी लॉर्ड के महल की ओर देखा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या होगा, लेकिन उन्होंने और उनके ग्रुप ने अपनी मर्जी से इसमें हिस्सा लिया था, और अगर वे मर भी जाते तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। फिर ज़ुआनलिन वॉरशिप रोशनी की एक लकीर में बदल गया और फेंगलेई सिटी लॉर्ड के महल की ओर बढ़ गया। इस समय किन मेंगटिंग ने उत्सुकता से पूछा, बड़े भाई, यह ज़ुआनलिन वॉरशिप किस लेवल की जादुई चीज है? मैंने पहली बार इतना बड़ा उड़ने वाला जहाज देखा है। बाकी लोग उसे उत्सुकता से देखने लगे। किन वुदाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर वुजीजी ने मुझे बताया कि यह ज़ुआनलिन वॉरशिप एक पीक सेकंड टियर इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, और जब इसका डिफेंस पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है तो यह अर्थ इमोर्टल कल्टीवेटर के हमलों का सामना कर सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ज़ुआनलिन वॉरशिप इतने सारे स्पिरिट स्टोन खा जाएगा। किन वुदाओ को यह कहते हुए सुनकर कि ज़ुआनलिन युद्धपोत एक सेकंड टियर इमोर्टल आर्टिफैक्ट था, हर कोई थोड़ा हैरान रह गया। इस समय चेन जुन ने हैरानी से कहा, भाई, एल्डर वुजीजी आसानी से एक पीक सेकंड टियर इमोर्टल आर्टिफैक्ट बना सकते हैं। क्या वुजीजी खुद एक सेलेस्टियल इमोर्टल हो सकते हैं? जो वांटिंग जानती थी कि वुजीजी भी एक महान सम्राट ही होंगे, क्योंकि वुजीजी और मुकिंगे अक्सर एक दूसरे को साथी दाओइस्ट कहकर बुलाते थे, लेकिन अब वह उन्हें यह बताने में झिझक रही थी। छोड़ो भी, चलो उन्हें नहीं बताते। अगर हम उन्हें बताना चाहते तो परिवार का मुखिया पहले ही बता चुका होता। फिर उसने चौंकने का नाटक किया। जो निंग्यू ने जिज्ञासावश यही पूछा था, वुदाओ, जल्दी से मुझे बताओ कि इस ज़ुआनलिन युद्धपोत ने कितने स्पिरिट स्टोन खाए? किन वुदाओ ने बेबसी से कहा, बस इतने कम समय में ज़ुआनलिन वॉरशिप ने पहले ही 50,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन खा लिए हैं। अगर हम फेंगलेई मेंशन जाते हैं तो यह शायद कम से कम 500,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन खा जाएगा। किन मेंगटिंग मुस्कुराई और बोली, बड़े भाई, तुम्हें मन ही मन खुश होना चाहिए। हमारे पास अभी तक वह भी नहीं है। यह सिर्फ स्पिरिट स्टोन है। एक बार जब हम फेंगलेई सिटी लॉर्ड की हवेली को नष्ट कर देंगे तो हम जितने चाहें उतने ले सकते हैं। इस समय लाखों साधक फेंगलेई सिटी लॉर्ड के महल के चौक में इकट्ठा हुए। सैकड़ों साधक क्लेश पार करने वाले स्टेज पर थे। लगभग 30 आधे स्टेप वाले ह्यूमन इमोर्टल एक्सपर्ट थे, और ह्यूमन इमोर्टल दायरे में सिर्फ लियू ज़ुआनज़ेन थे। इस समय लियू ज़ुआनज़ेन हवा में मंडराते हुए ठंडे स्वर में कह रहे थे, फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट ने डॉक्सी सेक्टर, किंगगुआंग सेक्ट और लियांग सेक्ट के हजारों साधकों को अकेले खत्म करके फेंगलेई प्रीफेक्चर के कानूनों को तोड़ा है। उनके जुर्म माफ करने लायक नहीं हैं। मैं लियू ज़ुआनज़ेन, फेंगलेई प्रीफेक्चर का लॉर्ड, फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट को सजा देने और फेंगलेई प्रीफेक्चर से इस कैंसर को खत्म करने के लिए फेंगलेई प्रीफेक्चर के नेक लोगों को इकट्ठा किया है। आज विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट पर हमले में हिस्सा लेने के लिए आने वाली सभी सेनाओं को, चाहे वे सेक्ट हों या परिवार, अपने शिष्यों को विंड एंड थंडर गार्ड में शामिल होने और विंड एंड थंडर गार्ड के कुछ अधिकार का आनंद लेने का मौका मिलेगा। जो सेनाएं आज नहीं आएंगी उन्हें विंड एंड थंडर गार्ड द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लियू ज़ुआनज़ेन की बातें सुनकर फेंगलेई प्रीफेक्चर की सेनाओं में से एक लियांग स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर लियांगजी बहुत खुश हुए। अगर वह फेंगलेई प्रीफेक्चर सिटी लॉर्ड्स मैंशन के साथ रिश्ता बना पाते तो लियांग स्वॉर्ड सेक्ट की जगह फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट बस आने ही वाला था। तब लियांगजी ने कहा, प्रीफेक्चर के लॉर्ड सही कह रहे हैं। विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट ने अपने पुरखों की महिमा पर भरोसा करके विंड एंड थंडर प्रीफेक्चर में हर तरह के बुरे काम किए हैं। वे मरने के लायक हैं, वे मरने के लायक हैं। लियू ज़ुआनज़ेन ने लियांगजी की तरफ देखा, जानबूझकर मुस्कुराई और फिर कहा, ब्लेजिंग सन स्वॉर्ड सेक्ट ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। अब से ब्लेजिंग सन स्वॉर्ड सेक्ट फेंगलेई प्रीफेक्चर में नंबर 1 स्वॉर्ड सेक्ट होगा। फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट का इलाका ब्लेजिंग सन स्वॉर्ड सेक्ट को दिया जाएगा और उन्हें एक एसेंशन पिल और 10 ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग पिल भी इनाम में दी जाएंगी। एस्केंशन पिल और ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग पिल नाम सुनते ही स्टेज के नीचे मौजूद सभी लोग तुरंत अपना आपा खो बैठे और एक साथ दहाड़ने लगे। हवा और बिजली तलवार संप्रदाय का सफाया। हवा और बिजली तलवार संप्रदाय का सफाया। इस समय लियांगजी भी हैरान था और मन ही मन खुश भी था कि उसने सही दाव लगाया था। अचानक लियू ज़ुआनज़ेन ने असल में एसेंशन पिल निकाल ली।
आपको पता होना चाहिए कि आप पहले से ही ग्रेट परफेक्शन ऑफ ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग पर हैं, ह्यूमन इमोर्टल रेन से बस एक कदम दूर। अगर आपके पास एसेंशन पिल है तो ह्यूमन इमोर्टल रेन में आगे बढ़ने का दिन बस आने ही वाला है। हो सकता है कि आप सच में विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट से आगे निकल जाएं। अचानक लियू जुआनझेन ने भौहें चढ़ाई और दूर आसमान की ओर देखा। कौन ऐसी बकवास करने की हिम्मत करता है और मेरे विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट की जगह लेने का दावा करता है? फिर जुआनलिंग वॉरशिप फेंगलेई सिटी लॉर्ड के महल के ऊपर दिखाई दिया, जिसमें फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्टर 100 फ्लावर्स वैली और फ्लाइंग क्लाउड सेक्ट के 300,000 कल्टीवेटर नीचे मौजूद 1 मिलियन कल्टीवेटर को देख रहे थे। लियू जुआनझेन ने विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों को ठंडेपन से देखा और फिर कहा, तो तुम लोग विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्टर 100 फ्लावर्स वैली और फ्लाइंग क्लाउड्स सेक्ट के चूहों का झुंड हो। मैं अभी तक तुम्हारे साथ कोई मुसीबत मोल लेने भी नहीं गया, लेकिन तुम लोग सीधे मेरे दरवाजे पर आ गए हो। बढ़िया, मैं आज तुम सबका ध्यान रखूंगा। इस समय लियांग स्वॉर्ड सेक्ट के लियांगजी ने कहा, भगवान हमारा ब्लेजिंग सन सेक्टर, थंडर स्वॉर्ड सेक्टर, 100 फ्लावर्स वैली और फ्लाइंग क्लाउड सेक्ट के उन बदमाशों से लड़ने और उन्हें खत्म करने के लिए वॉलंटियर करने को तैयार है। लियू जुआनझेन ने लियांगजी की ओर देखा, फिर मुस्कुराया और कहा, अनुमति दें। चैप्टर 66 हवा और बिजली की गड़गड़ाहट वाली हवेली को साफ करना, पार्ट 7। एओ कैंगकियोन ने लियांगजी को नफरत से देखा, फिर नफरत से कहा, लियांगजी, घर पर रहकर अपने रिटायरमेंट का मजा लेने के बजाय तुम यहां मरने के लिए आ रहे हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें आज ही भेज दूंगा। एओ कैंगकियोंग की बातें सुनकर लियांगजी गुस्से से भर गईं और फिर बोली, आओ कांगकियोंग, बातों में अपनी सांस बर्बाद मत करो। चलो इसे अपनी मुट्ठियों से सुलझाते हैं। मैं पक्का कर दूंगा कि एक पल में तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। एओ कैंगकियोंग ने उपहास किया, फिर दहाड़ा, 7 किल तलवार, जाओ। एक पल में एक खून जैसी लाल उड़ती हुई तलवार बिजली की तरह लियांगजी की ओर बढ़ी। जब तक लियांगजी ने रिएक्ट किया तब तक 7 किल स्वॉर्ड पहुंच चुकी थी। लियांगजी चौंक गया, स्पीड बहुत तेज थी और दिव्य ज्ञान भी उसे पकड़ नहीं पाया। लियांगजी ने जल्दी से अपने जन्म के जादुई हथियार लियांग तलवार को बुलाया। धधकती सूर्य तलवार, उन सबको मार डालो। पल 7 किल स्वॉर्ड और ब्लेजिंग सन स्वॉर्ड टकरा गईं और आसपास के कल्टीवेटर इस सीन को ध्यान से देख रहे थे। तब ब्लेजिंग सन स्वॉर्ड सेक्ट के 200,000 शिष्यों ने हैरानी जताई। लियांगजी की कभी न टूटने वाली लियांग तलवार 7 किल तलवार के संपर्क में आते ही तुरंत दरारों से भर गई और फिर टुकड़ों में बिखर गई। अपने जन्म के जादुई हथियार के नष्ट होने पर लियांगजी ने मुंह में खून उगल दिया। हालांकि 7 किल स्वॉर्ड ने अपनी रफ्तार जारी रखी और लियांगजी के डेंटियन को भेद दिया। नहीं, लियांगजी ने जोर से चीख मारी। एक पल में कभी घमंडी रहे लियांगजी के डेंटियन को नुकसान पहुंचा और वह पूरी तरह बेकार हो गया। लियू जुआनझेन ने लियांगजी की तरफ ठंडी नजर से देखा और ठंडी आवाज में कहा, क्या बकवास है। उसने शुरू में सोचा था कि लियांगजी कम से कम एक साधक है जो मुसीबतों से पार पाने की महान पूर्णता तक पहुंच गया है और लियांगजी भी पुण्य कमाने के लिए उत्सुक था, इसलिए वह लियांगजी का इस्तेमाल विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट की निचली लाइन की जांच करने के लिए करना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वह सामने आएगा एओ कैंगकियोंग उसे अपाहिज बना देगा। तभी लियू जुआनझेन ने सच में एओ कैंगकियोंग को देखा और उसका दिल थोड़ा कांप उठा। क्या एओ कैंगकियोंग मुसीबत से पार पाने के शुरुआती स्टेज में एक साधक नहीं था? वह सिर्फ 1 महीने में मुसीबत से पार पाने के आखिरी स्टेज तक कैसे पहुंच गया? यह देखकर कि एओ कैंगकियोंग ने एक ही बार में लियांगजी को मार डाला, फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट के कैंप में जोरदार जयकारे गूंज उठे। घमंडी वाइस सेक्ट मास्टर ताकतवर है। घमंडी वाइस सेक्ट मास्टर की दबंग आभा। वेन कियान और लुओ फेक्सिया खाली नजरों से देखते रहे जब एओ कैंगकियोंग ने अपनी चाल चली, उनके दिल बेचैनी से भर गए। क्या तलवार चलाने वालों का यही डरावना पहलू है? उन्होंने ब्लेजिंग सन सेक्ट के लीडर को एक ही बार में मार डाला। यह तरीका बहुत ही चौंकाने वाला है। किन वुदाओ ने इस समय कहा, सुनो फेंगलेई प्रीफेक्चर के साधकों, लियू जुआनझेन ने मेरे किन परिवार को बार बार नाराज किया है। मैं तुम्हें अभी 3 सांसें देता हूं और जो हो गया सो हो जाएगा। नहीं तो मेरा किन परिवार तुम्हें और फेंगलेई प्रीफेक्चर सिटी लॉर्ड के महल को एक साथ खत्म कर देगा। 3, 2। किन वुडाओं की उल्टी गिनती सुनकर दूसरी तरफ के कुछ साधक डगमगाने लगे। एओ कैंगकियोंग का हमला सच में बहुत डरावना था और उन्हें लगा कि वे लियांगजी का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन लियांगजी एओ कैंगकियोंग की एक भी चाल का सामना नहीं कर सका, तो क्या वे उसके खिलाफ जाकर अपनी जान नहीं दे रहे होंगे? कुछ साधकों को पीछे हटने की कोशिश करते देख लियू जुआनझेन ने अपनी हथेली से वार किया, जिससे पीछे हट रहे साधक और उनके ग्रुप तुरंत खूनी धुंध में बदल गए। तुम विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट से डरते हो, लेकिन क्या तुम विंड एंड थंडर सिटी लॉर्ड्स मैंशन से नहीं डरते? जो कोई भी पीछे हटने की हिम्मत करेगा उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा।
सब लोग दूसरी तरफ वाले इंसान को खत्म कर दो। लियू जुआनझेन की बातें सुनकर फेंगलेई प्रांत के लाखों साधक तुरंत जुआनलिंग युद्धपोत की ओर दौड़ पड़े। कोट डेथ, किन वुडाओ ने ठंडे स्वर में कहा। फिर पूरे जुआनलिंग वॉरशिप पर अनगिनत एक्सप्लोडिंग स्पिरिट शेल टरेट दिखाई दिए। लियू जुआनजेन ने यह देखकर डर गए। उन्होंने ऐसा शक्तिशाली हथियार पहले सिर्फ शोजों में ही देखा था। यह सिर्फ गुटों की लड़ाइयों में ही दिखता था और सिर्फ बड़ी ताकतों के पास ही होता था। विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट और किन परिवार के पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? इस समय लियू जुआनझेन ने चिंता से चिल्लाया, सब लोग जल्दी से एक डिफेंसिव लाइन बना लो। यह एक स्पिरिट एक्सप्लोजन बम है। बदकिस्मती से लियू जुआनझेन की बातें बहुत देर से आईं। जुआनलिंग वॉरशिप से कान फाड़ देने वाली दहाड़े निकली और पूरा वॉरशिप हिलने लगा। फिर जुआनलिंग वॉरशिप से अनगिनत एक्सप्लोसिव स्पिरिट बुलेट्स दागी गईं, जो दुश्मन के लाखों कल्टीवेटर कैंप की ओर बढ़ रही थीं। फिर अनगिनत धमाके हुए और वहां कई मशरूम जैसे बादल दिखाई दिए। धुआं और धूल छंटने के बाद लाखों की सेना घटकर सिर्फ 500,000 से कुछ ज्यादा रह गई, जिनमें से 200,000 से ज्यादा ने अपनी लड़ने की काबिलियत खो दी थी। बाकी 500,000 की बात करें तो वे सिर्फ चूरा बन गए थे और शॉकवेव में उनकी नई नई आत्माएं भी टूट गई थीं। जमीन 5 या 6 मीटर तक धंस गई और शहर के मालिक की हवेली भी अब खंडहर में बदल गई है। ओह मेरे पैर, मेरे पैर! यह कैसा खतरनाक हथियार है? हम इंसान ऐसे हथियार का सामना कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं घर जाना चाहता हूं। मुझे घर की याद आती है। मुझे और फायदे नहीं चाहिए। मैं घर जाना चाहता हूं। पूरे वेन्यू में दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। इस समय विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्टर, 100 फ्लावर्स वैली और फ्लाइंग क्लाउड्स सेक्ट के कल्टीवेटर हैरान रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस फ्लाइंग बोट पर वे सवार थे वह असल में एक खतरनाक हथियार था। इस हमले में 500,000 कल्टीवेटर मारे गए। किन वुडाओ, जो इसमें शामिल था, यह सब देखकर हैरान रह गया। उसने शुरू में सिर्फ फेंगलेई मेंशन के कल्टीवेटर्स के हमले को रोकने के लिए स्पिरिट बॉम्ब का इस्तेमाल करने का सोचा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे उनमें से ज्यादातर सीधे खत्म हो जाएंगे। लेकिन खर्च हुए स्पिरिट स्टोन्स ने किन वुडाओ को बहुत दर्द भी दिया। उस अटैक ने अभी अभी झो होंगयुआन के 10 बिलियन लोग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के स्टोरेज रिंग को पूरी तरह खत्म कर दिया। यह 100 अरब स्पिरिट स्टोन है। लेकिन इसके बारे में सोचकर किन वुडाओ को राहत मिली। अच्छा, ये स्पिरिट स्टोन हमें वैसे भी दिए गए थे, इसलिए इन्हें खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है। यह किन मेंगटिंग का किन वुडाओ के पास पहुंचने पर हैरान करने वाला रिएक्शन है। भाई, अभी अभी हुए हमले में कितने स्पिरिट स्टोन खा गए? किन वुडाओ ने शांति से कहा। 100 अरब लोग्रेड स्पिरिट स्टोन। किन मेंगटिंग ने अपना कौमार्य खो दिया। क्या? 10 अरब? हे भगवान! कोई हैरानी नहीं कि यह इतना ताकतवर है। यह शहरों और इलाकों को जीतने के लिए एक परफेक्ट हथियार है। लियू जुआनझेन की आंखें लाल थीं। वह उस जगह को खाली आंखों से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। तब लियू जुआनजेन ने गुस्से में कहा, फेंगलेई हवेली के सभी साधक दूसरी बार इतना बड़ा हमला नहीं कर सकते। उन्हें अपनी पूरी ताकत दो और उन्हें खत्म कर दो। इस समय एओ कांग कियोंग दाओ, विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट के सभी शिष्यों, मेरी आज्ञा मानो। फॉर्मेशन बनाओ। एक पल में विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट के सभी 200,000 तलवार साधकों ने अपनी उड़ने वाली तलवारें बुलाईं और दहाड़े। तलवार क्यूई की नदी। यह 2 संप्रदायों के बीच मुकाबला है। इस बीच फ्लाइंग क्लाउड सेक्ट और 100 फ्लावर्स वैली ने भी अपने शिष्यों को एक ग्रुप बनाने के लिए इकट्ठा किया। लो फेक्सिया ने इस समय कहा, फ्लाइंग क्लाउड्स सेक्ट के सभी शिष्यों, एक लाइन बनाओ और आसमान को रोशन करने वाले नीले बादलों को छोड़ो। 100 फ्लावर्स पैलेस के वेन कियान ने इस समय कहा, 100 फ्लावर्स पैलेस के सभी शिष्य एक फॉर्मेशन बनाएं और 100 फ्लावर्स इन फुल ब्लूम टेक्निक को बाहर निकालें। युद्ध का मैदान अब तलवारों की चमक और खून और आग के नजारे से जल रहा था। तलवार की एनर्जी की एक लंबी नदी दुश्मन के कैंप में बह रही थी, जबकि एक गुलाबी चमक नीले आसमान को रोशन कर रही थी और इस भ्रम में 100 फूल खिल रहे थे। सच में एक परफेक्ट सिनर्जी। इस बीच दूसरी तरफ फेंगलेई हवेली के शिष्यों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि कुछ शिष्यों को अभी अभी स्पिरिट बुलेट्स के फटने से काफी अंदरूनी चोटें आई थीं, वे एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े जैसे बारिश हो रही हो और आसमान से खून की बारिश होने लगी। इस बीच फेंगलेई हवेली में शिष्यों की संख्या लगातार कम होती गई, 500,000 से 400,000 तक, और जल्द ही यह घटकर केवल 100,000 रह गई। विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्टर, 100 फ्लावर्स वैली और फ्लाइंग क्लाउड्स सेक्ट के कुछ शिष्य भी जमीन पर गिर गए, लेकिन तांगरो की सुरक्षा में उन्हें कोई जानलेवा चोट नहीं आई। चैप्टर 67 हवा और बिजली की हवेली को साफ करना, पार्ट 8।
किन वुदाओं ने लड़ाई को होते हुए देखकर थोड़ा सा मुंह बनाया। उन्होंने लियू जुआनझेन की आंखों में कोई घबराहट नहीं देखी, बल्कि फेंगलेई हवेली के साधकों की मौत पर एक तरह की संतुष्टि देखी। चेन शुन ने किन वुदाओं को क्रोधित होते देखा और फिर कहा, भाई वुदाओ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? इसके बाद किन वुदाओं ने अपनी चिंताएं जाहिर की। मुझे लग रहा है कि लियू जुआनजेन जानबूझकर इन फेंगलेई मेंशन के कल्टीवेटर्स को मौत के मुंह में भेज रहा है। अपनी काबिलियत से वह आसानी से उस फटते हुए स्पिरिट बम को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और अब उसे देखो, वह शांत और संभला हुआ है, जैसे वह कोई साजिश रच रहा हो। हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए और इसे जल्दी खत्म करना चाहिए। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्टर, 100 फ्लावर्स वैली और फ्लाइंग क्लाउड्स सेक्ट पर दबाव बढ़ता गया, क्योंकि बाकी सभी कल्टीवेटर हाई लेवल कल्टीवेटर थे और सिर्फ संख्या के दम पर जीत हासिल नहीं की जा सकती थी। फेंगलेई मेंशन के 200 ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज एक्सपर्ट्स में से भी सिर्फ 40 के आसपास लोग ही मरे और एक भी आधा स्टेप ह्यूमन इमोर्टल रियल्म एक्सपर्ट नहीं मरा। इसके अलावा उनके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि जो लोग बचे थे वे सभी फेंगलेई मेंशन सिटी लॉर्ड्स मेंशन की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। फेंगलेई मेंशन के बाकी सभी सदस्यों के मारे जाने के बाद फेंगलेई मेंशन के गार्ड अब एनर्जी से भरे हुए थे। धत तेरे की, इन चींटियों के साथ नाटक करना बहुत थकाने वाला है। यह मेरे समय की पूरी बर्बादी है। हाँ, इस पर कौन बहस कर सकता है। भूल जाओ, चलो जल्दी करते हैं और विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट के उन 300,000 कल्टीवेटर्स को खत्म कर देते हैं। चलो चलते हैं। हम उनके सामने झुकने का नाटक करते करते थक गए हैं। चलो 100 फ्लावर्स पैलेस से कुछ कल्टीवेटर्स को पकड़ते हैं ताकि बाद में अपना गुस्सा निकाल सकें। नहीं भाई, मेरे लिए भी कुछ बचा लेना। भगवान हमें कुछ समय से सेक्स से दूर रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं और मैंने बहुत समय से मीट नहीं खाया है। आज मैं खूब मजे करने वाला हूं। वेन कियान कियान मेरी है। मुझे ऐसी औरतें पसंद हैं जिनमें अभी भी चार्म है। उसे मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। तो मैं लो फेक्सिया को चुनूंगा। वह हर समय बहुत अलग थलग रहती है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। मैं चाहता हूं कि वह मेरे क्रॉच के नीचे कौन कर गाए। इस समय एक आधे कदम के इमोर्टल रेन साधु, जिसका शरीर मस्कुलर था और जो साफ तौर पर कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग का नतीजा था और जिसका हुड चमक रहा था, ने झो वॉन्टिंग और झो निंग्यू की ओर इशारा करते हुए कहा, यह लड़की मेरी है और इसके बगल में जो महिला कल्टीवेटर है वह भी मेरी है। बाकी लोगों के लिए आप तय कर सकते हैं कि उनके साथ क्या करना है। ये लोग एओ कैंगकियोंग और किन परिवार को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। इस समय साधु, जो आधे कदम की अमर दुनिया में था, ने किन वुदाओं की ओर इशारा किया और कहा, देखो, वह बच्चा अभी भी गुस्से में है। मैं उसके सामने ही इन लोगों से पंगा लेने वाला हूं। तुम्हें क्या लगता है कि वे गुस्सा हो जाएंगे? हाँ हाँ। इस समय आधे कदम के अमर लोक में एक आकर्षक महिला साधक ने साधु की छाती को छुआ और फिर कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं? दुष्ट साधु हंसा और बोला, मैं तो बस मजा कर रहा था, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी मुझे आराम करने की जरूरत है। तुमने तो मुझे लगभग पूरी तरह से सूखा ही दिया है। ओह, तुम बहुत शरारती हो। तुम हमेशा से ही लालची रही हो और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। यह सुनकर कि साधु ने झो निंग्यू और झो वॉन्टिंग का अपमान किया है, किन वुदाओ तुरंत गुस्से में आ गया। किन वुदाओ ने दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किन परिवार को खुलेआम परेशान करने की? मुझे लगता है कि तुम सब मरने की इच्छा रखते हो। दिव्य प्रकाश से चमकता हुआ एक पल में किन वुदाओं के पीछे एक बहुत ही चमकदार सूरज दिखाई दिया, जिसके सामने आसमान में चमकता सूरज भी फीका पड़ गया। किन वुदाओं की दिव्य रोशनी की भयानक शक्ति को महसूस करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे बीच बचाव नहीं करते तो उनमें से आधे लोग इसकी रोशनी में मर जाएंगे। लियू जुआनजेन इस समय किन वुदाओं को सीधे खत्म करना चाहता था। झो वॉन्टिंग ने ठंडी सांस ली और फिर लियू जुआनजेन का रास्ता रोकने के लिए टेलीपोर्ट हो गया। झो वॉन्टिंग ने ठंडी सांस ली। आपका विरोधी मैं हूं। लियू जुआनजेन ने ठंडी आवाज में खर्राटे लिए और झो वॉन्टिंग को सीधे हथेली से मारा। झो वॉन्टिंग ने अपना जेड हाथ बढ़ाया और लियू जुआनजेन के साथ हाथ से वार किया। तुरंत एक शॉकवेव बाहर की ओर फैल गई और फेंगलेई सिटी लॉर्ड्स मैंशन की इमारतें बड़े बड़े हिस्सों में ढह गईं और खंडहर में बदल गईं। लियू जुआनजेन पूरी तरह चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि उसके सामने खड़ी औरत उसके हाथ के वार से खून के धुंध में बदल जाएगी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अचानक उसने मजाक उड़ाया, मेरी डरावनी आभा से प्रभावित होकर जल्द ही तुम्हारा शरीर बर्फ की मूर्ति में बदल जाएगा। अपने आखिरी पलों का आनंद लो। इस समय झो वॉन्टिंग को अपने शरीर में एक ठंडी ऑरा महसूस हुई।
फिर जुआन येन की ठंडी एनर्जी उसके जुआन येन डिवाइन बॉडी के अंदर जमा हो गई और उस ठंडी ऑरा को तुरंत बर्फ के क्रिस्टल में बदल दिया, जो फिर उसके दूसरे हाथ में दिखाई दिए। जो वांटिंग ने मजाक उड़ाया, क्या तुम्हारा यही मतलब है? लेकिन उसी तरह बदला लेना सही है, इसलिए तुम्हें मेरे तरीके भी देखने को मिलेंगे। फिर जो वांटिंग ने अपने शरीर के अंदर मौजूद जुआन येन कोल्ड क्यूई को लियू जुआनझेन के शरीर में भेजा। लियू जुआनझेन यह देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने उसकी ठंडी आभा को बर्फ के क्रिस्टल में जमा दिया था। अर्थ इमोर्टल दायरे के शुरुआती दौर में भी एक साधक के लिए यह मुश्किल होता अगर उसकी ठंडी आभा गलती से उसके शरीर में चली जाती, लेकिन उसके सामने वाले व्यक्ति ने असल में उसकी ठंडी आभा को बर्फ के क्रिस्टल में जमा दिया था। उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था और नहीं देखा था। तभी उसे अपने हाथ में ठंडक महसूस हुई और उसका हाथ धीरे धीरे नीले बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया। वह तुरंत चिल्लाया, नहीं, यह असल में नेदरवर्ल्ड कोल्ड क्यूई है। यह असल में नेदरवर्ल्ड कोल्ड क्यूई है। नहीं। एक पल में लियू जुआनझेन का पूरा हाथ नीले बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया। इस समय लियू जुआनझेन ने अपने दांत पीस लिए, फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक चाकू निकाला और अपनी बाह को जड़ से काट दिया, जिससे जुआन येन कोल्ड क्यूई का फैलना रुक गया। उसने झो निंगयू को डर से देखा, फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और वह बहुत खुश हो गया। तुम असल में एक नेदरवर्ल्ड बॉडी हो। सिर्फ एक नेदरवर्ल्ड बॉडी ही नेदरवर्ल्ड कोल्ड क्यूई को गाढ़ा कर सकती है। हाँ, यह भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। जब तक मैं तुम्हें अपनी भट्टी में बदलूंगा, मेरी फ्रॉस्ट क्यूई जरूर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाएगी। इस समय किन बुदाओं की चमकदार रोशनी में जमीन तुरंत दिन की तरह चमकदार हो गई। फेंगले हवेली के लोगों को ऐसा लगा जैसे वे अंधे हो गए हों और आसपास का नजारा तुरंत गायब हो गया। यहां तक कि उनकी दिव्य इंद्रियां भी दिव्य प्रकाश से जलकर राख हो गईं। फिर उन्हें अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे वे किसी भट्टी में हों। एक पल में मुश्किलों से गुजर रहे 50 से ज्यादा साधक चमकदार दिव्य रोशनी में राख में बदल गए और राख भी नहीं बची। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा लगा जैसे किन बुढ़ाओं के पीछे चमकता सूरज किसी एटम बम के धमाके का सेंटर हो और वे साधक तुरंत भाप बन गए। भीड़ डर के मारे देख रही थी। उन्होंने किन बुढ़ाओं को पहले कभी कोई हरकत करते नहीं देखा था, फिर भी एक ही बार से क्लेश पार करने वाले स्टेज पर 50 से ज्यादा साधक राख में बदल गए। यह डरावना था। इस बीच किन बुढ़ाओं उस बुरे साधु पर कड़ी नजर रख रहा था। वह कहीं भी छिप जाए, दिव्य प्रकाश उसे घेर लेता था। फिर उसकी स्किन पर झुर्रियां पड़ने लगीं, जैसे उसे पानी की कमी हो गई हो, फिर खून बहने लगा और आखिर में तेज दिव्य प्रकाश में वह एक सूखी लाश में बदल गया। मम्मी बनी लाश का चेहरा बिगड़ा हुआ था, जिससे गहरा डर, पछतावा और गुस्सा दिख रहा था। बाकी बचे कल्टीवेटर्स ने अपने टीममेट्स को बुरी तरह मरते देखा तो वे गुस्से से चिल्लाने लगे, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। ये हैं किन मेंगटिंग, तांगरो, लीजियू, झो निंगयू और चेन जुंडाओ। क्या आपको लगता है कि हम सिर्फ दिखावे के लिए हैं? एक पल में ग्रुप लड़ाई में शामिल हो गया। फिर आसमान में अनगिनत अजीब चीजें दिखाई दी, जिनमें मिल्की वे, राख से निकलता एक फीनिक्स और पाताल लोक से निकला एक सफेद बाघ शामिल थे। ये सभी युद्ध के मैदान में दिखाई दिए। देखते ही देखते पूरी लड़ाई एक तरफा हो गई। टैंगरो और भी बेरहम थी। उसने सीधे अपने शरीर से अमरवध करने वाली तलवार को बुलाया, जिससे अमरवध करने वाली तलवार का फॉर्मेशन बना, जिसने आधे कदम वाले ह्यूमन अमर दायरे में दर्जनों साधकों को घेर लिया। फिर उन्हें अमरवध करने वाली तलवार के फॉर्मेशन ने सीधे खून के धुंध में बदल दिया। जल्द ही लियू जुआनझेन को छोड़कर पूरे फेंगलेई प्रीफेक्चर सिटी लॉर्ड्स मैंशन में सभी को किन परिवार ने मार डाला। जहां तक लियू जुआनझेन की बात है, वह अभी झो वांटिंग के साथ मुकाबले में है। लियू जुआनझेन ने खून के प्यासे होकर चिल्लाया, सीनियर्स ब्लैक एंड व्हाइट डुओ, ये चोर बहुत ज्यादा हैं, अब तुम्हारी बारी है कि तुम कुछ करो। चैप्टर 68 हवा और बिजली की गड़गड़ाहट वाली हवेली को साफ करना, पार्ट 9। जैसे ही लियू जुआनझेन ने बोलना खत्म किया, दो लोग अचानक फेंगलेई शहर के लॉर्ड के महल से बाहर निकल आए। जैसा कि एक निकम्मे से उम्मीद की जाती है, वह इस छोटी सी बात को भी नहीं संभाल सकता। इस समय ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी में से एक, जिसका चेहरा कोयले जैसा काला था, ने लियू जुआनझेन से रूखेपन से बात की। फिर उसने झो वांटिंग को ठंडी आंखों से देखा। झो वांटिंग ने अपने सामने खड़े दो लोगों को देखा, अपनी दिव्य समझ से उन्हें देखा और पाया कि वे दोनों अर्थ इमोर्टल साधना के शुरुआती स्टेज में थे। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक मामूली फेंगलेई हवेली ह्यूमन इमोर्टल रेन के बीच में एक महिला कल्टीवेटर पैदा कर सकती है। यह सच में हैरानी की बात है। हालांकि बाद में आपको कठपुतली में बदलना बहुत दिलचस्प होगा। हे। इस समय पीले चेहरे वाली महिला ने झो वांटिंग से कहा। झो वांटिंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों में मुझे कठपुतली बनाने की काबिलियत है या नहीं, यह तो देखना बाकी है। फ्रोजन 9 हेवंस। तुरंत झो वांटिंग के शरीर से बर्फ की अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जाएं निकलीं,
फिर तेजी से सभी दिशाओं में फैल गईं, जबकि आसमान से नीले बर्फ के टुकड़े नीचे गिरने लगे। ब्लैक एंड व्हाइट डुओ में से एक, व्हाइट डेमन ने आसमान में नीले बर्फ के क्रिस्टल को देखा और उपहास किया। बड़े भाई, क्या यह महिला किसान मजाक कर रही है? क्या वह हमसे माफी मांगने के लिए कोई नाटक कर रही है? फिर खतरे से बेखबर उसने अपने हाथ से आसमान में नीले बर्फ के टुकड़ों को पकड़ने की कोशिश की। अरे नहीं छोटी बहन, ये नीले बर्फ के टुकड़े पाताल लोक की ठंडी एनर्जी से बने हैं, तुम्हें इन्हें छूना नहीं चाहिए। लेकिन हेईशा के बोलने के बाद नीले बर्फ के टुकड़े बाईशा की हथेली पर आ गिरे। अचानक बाईशा के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसे अपनी हथेली से सीधे अपने शरीर में एक डरावनी ठंडक महसूस हुई और फिर उसका हाथ धीरे धीरे नीले बर्फ के क्रिस्टल में बदल गया। नहीं, यह क्या चीज है? मेरे शरीर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी क्यों जम गई है? नहीं, मेरा हाथ, भाई कृपया मुझे बचा लो। हेईशा ने पागलों की तरह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बाईशा के हाथ में डाली, लेकिन बाईशा का हाथ अभी भी तेजी से जमा हुआ था, क्योंकि हेईशा ने जो स्पिरिचुअल एनर्जी डाली थी वह सीधे जुआन येन कोल्ड क्यूई से जम गई थी। बड़े भाई, यह क्या चीज है? बड़े भाई कृपया मुझे बचाओ, ब्लैक फील्ड ने इस समय ठंडे स्वर में कहा। छोटी बहन, तुम अपना हाथ नहीं बचा सकती। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक छोटा चाकू निकाला और उसे घुमाकर बाईशा का हाथ काट दिया, जिससे तुरंत बहुत खून बहने लगा। मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूं। मैं तुम्हें मरवाना चाहता हूं। इस समय बाईशा पागल लग रहा था। अचानक ब्लैक एंड व्हाइट डुओ को अपने पैरों के तलवों में तेज दर्द महसूस हुआ। नीचे देखने पर वे यह देखकर डर गए कि उनके पैर मोटी नीली बर्फ से पूरी तरह जम गए थे। चाहे उन्होंने कितना भी विरोध किया हो, उनके शरीर धीरे धीरे बर्फ से ढकते जा रहे थे। नहीं, मैं यहां नहीं मर सकता, मैं यहां नहीं मर सकता। लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। कभी अजय रहे ब्लैक एंड व्हाइट डुओ बर्फ से ढक गए थे, उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। मुझे लगा कि यह कुछ खास है। मुझे अपने 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एज्योर स्काई का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा, इससे पहले कि मैं बर्फ के 9 स्वर्गों से हार जाता। फिर जो वांटिंग ने अपनी उंगली हिलाई और ब्लैक एंड व्हाइट डुओ धूल में मिल गए। घमंडी और रौबदार ब्लैक एंड व्हाइट डुओ तुरंत मर गए। लियू जुआनझेन हैरानी से यह नजारा देख रहा था। ब्लैक एंड व्हाइट डुओ उसके लिए तुरुप के पत्ते थे, लेकिन वे उसके सामने खड़ी औरत से तुरंत हार गए। उसके जख्मों से, जिनसे खून बहना बंद हो गया था, फिर से बहने लगा। लियू जुआनझेन, तुमने बार बार मेरे किन परिवार को नाराज किया है। तुम्हारे गुनाह माफ करने लायक नहीं हैं। अब तुम्हें मरना चाहिए। यह देखकर लियू जुआनझेन तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और बोले, परी, मुझे छोड़ दो। मैं लियू जुआनझेन अंधा था और तुम्हारी महानता को नहीं पहचान पाया। मैं सुअर या कुत्ते से भी बुरा हूं। मुझे किन परिवार को टारगेट नहीं करना चाहिए था। प्लीज परी, मुझे जाने दो। जो वांटिंग ने लियू जुआनझेन को ठंडी नजरों से देखा, फिर खुद को समझने लगा। इस समय लियू जुआनझेन के चेहरे पर डर का भाव आ गया। अचानक ऐसा लगा जैसे आत्मा की खोज ने किसी तरह की आत्मा की रुकावट को छू लिया हो। लियू जुआनझेन का सिर तुरंत फट गया और उसकी आत्मा तुरंत शून्य में बदल गई। जो वांटिंग का चेहरा गंभीर हो गया। फिर हाथ हिलाकर उसने 3 सोने की स्टोरेज रिंग अपने हाथ में ले ली और बिना पीछे देखे जुआनलिंग वॉरशिप पर चली गई। इस समय किन बुडाओ और उसके ग्रुप ने पहले ही फेंगलेई हवेली के सभी गार्ड्स से निपट लिया था। टांगरो ने एओ कांगकियोंग से कहा, आओ कांगकियोंग, सिटी लॉर्ड के महल के सारे रिसोर्स कांगकियोंग वॉरशिप पर ले जाओ और उन्हें किन परिवार के पास ले जाओ। एओ कांगकियोंग ने उत्साह से कहा, समझ गया सेक्ट मास्टर। मैं फेंगलेई सिटी लॉर्ड के महल से सब कुछ हटा दूंगा। एक पल में फेंगलेई प्रीफेक्चर से 200,000 साधक टिड्डियों की तरह फेंगलेई प्रीफेक्चर सिटी लॉर्ड की हवेली की ओर झुंड में आ गए और पूरी हवेली को उलट पुलट कर दिया, एक भी बाल पीछे नहीं छोड़ा। बड़े भाई, फेंगलेई मेंशन में सच में बहुत पैसा है। मुझे अभी अभी फेंगलेई मेंशन के पिल रूम में 10,000 से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स, कई हजार स्पिरिट इंटीग्रेशन पिल्स और महायान स्टेज तक पहुंचने के लिए कई 100 निर्वाण पिल्स भी मिली हैं। जूनियर भाई, शांत हो जाओ। मुझे अभी अभी उनके सेट के खजाने में 300 बिलियन से ज्यादा लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन मिले हैं। मुझे हैरानी है कि विंड एंड थंडर पैलेस इतने सारे स्पिरिट स्टोन पाने के लिए कब से हमारा फायदा उठा रहा है। साथी शिष्यों, क्या तुम्हें किन के राजा का जारी किया हुआ हुक्म याद है? फेंगलेई हवेली को जीतने से मिलने वाले आधे रिसोर्स तुम्हें देने थे। अगर मुझे इस बार एक ट्रांसफॉर्मेशन पिल मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। जूनियर भाई, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। क्या तुम वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन पिल की कीमत जानते हो? इसकी कीमत करोड़ों में है। इसे इतनी आसानी से कैसे दिया जा सकता है? इसी समय महायान स्टेज पर एक बुजुर्ग पीले चेहरे वाला, कटा हुआ हाथ लिए और खून से लथपथ, जल्दी से एओ कांगकियोंग के पास आया।
वाइस सेक्ट मास्टर, कुछ बहुत बुरा हुआ है। फेंगलेई सिटी लॉर्ड के महल के नीचे खून जैसा लाल अंडरग्राउंड महल है। जब मैं कई 100 चेलों को अंदर ले गया तो हमने फॉर्मेशन शुरू किया। मेरे अलावा बाकी सभी जूनियर भाई फॉर्मेशन से मारे गए। सिर्फ मैं ही बच पाया। प्लीज मुझे सजा दो वाइस सेक्ट मास्टर। बुजुर्ग की बातें सुनकर एओ कैंगकियोंग तुरंत गुस्से में आ गया। विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट और विंड एंड थंडर मेशन ने एक भी शिष्य को खोए बिना एक बड़ी लड़ाई लड़ी। अब जब विंड एंड थंडर मेशन नष्ट हो गया है तो सैकड़ों शिष्य खो गए हैं। अगर सेक्ट के लीडर को पता चला तो वह जरूर बहुत गुस्सा होगा। महायान साधक के नेतृत्व में एओ कांगकियोंग महायान बुजुर्ग के पीछे अंडरग्राउंड महल तक गए। लेकिन जैसे ही अंडरग्राउंड महल के गेट खुले, खून की तेज बदबू ने होश उड़ा दिए। महल के अंदर खून का एक बहुत बड़ा पूल था, जिसका ऊपरी हिस्सा अनगिनत खून की नसों से ढका हुआ लग रहा था, जैसे पूल को लगातार खून सप्लाई कर रहा हो। पूल के बीच में एक आइलैंड था, जिस पर एक बड़ी चट्टान रखी थी जिससे लाल रंग की चमक निकल रही थी। विंड एंड थंडर पैलेस के लाखों कल्टीवेटर्स का खून जो अभी अभी मारे गए थे, धीरे धीरे अंडरग्राउंड पैलेस के ब्लड पूल में जमा हो रहा था, जैसे कि वह किसी चीज को पोषण दे रहा हो। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट डुओ की मौत ब्लड डेमन पैलेस के अंदर हुई, जो 10,000 डेमन पैलेस के 36 महलों में से एक था और शुओझो की टॉप शक्तियों में से एक था। वो ब्लैक एंड व्हाइट डुओ और लियू जुआनजेन सच में बेकार हैं। मेरे ब्लड डेमन पैलेस का प्लान बर्बाद नहीं होना चाहिए। एल्डर ओयांगजेन, कुछ आदमियों को फेंगलेई मेंशन ले जाओ, उन अंधे बेवकूफों को खत्म करो और मेरे ब्लड डेमन पैलेस की पवित्र चीज ब्लड डेमन होली एम्ब्रियो को वापस लाना पक्का करो। मेरे ब्लड डेमन पैलेस के राज सामने नहीं आने चाहिए। इस समय ओयांगजेन एक घुटने पर बैठ गया और सम्मानपूर्वक कहा, पैलेस मास्टर निश्चिंत रहें, ओयांगजेन निश्चित रूप से ब्लड डेमन होली एम्ब्रियो को ब्लड गॉड पैलेस में वापस लाएगा। नॉवल टैप 69 रक्त आत्मा पवित्र भ्रूण। जो वांटिंग ने गंभीर भाव से किन परिवार के सदस्यों को संबोधित किया। ऐसा लगता है कि लियू जुआनजेन ने जानबूझकर उन लोगों को मौत के मुंह में भेजा था। उसका मकसद उनके खून से किसी चीज को खाना खिलाना था। उसके पीछे शुओझो के ब्लड डेमन पैलेस का साया है। लेकिन लियू जुआनजेन की आत्मा पर रोक थी। जैसे ही उसकी आत्मा की खोज की गई, वह बच्चा मर गया। यह सुनकर ली जियू ने कहा, भाई मुझे पता है कि ब्लड डेमन पैलेस 10,000 डेमन हॉल की सेनाओं में से एक है, जो शुओझो का एक टॉप ग्रुप है। ब्लड डेमन पैलेस 10,000 डेमन हॉल के 36 महलों का हेड है और बहुत ताकतवर है। मैंने सुना है कि ब्लड डेमन पैलेस में एक गोल्डन इमोर्टल पीक एक्सपर्ट है। इसका हेडक्वार्टर ब्लड डेमन मेशन में है, जो हजारों बड़े शहरों को कंट्रोल करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विंड एंड थंडर मेशन भी ब्लड डेमन मेशन द्वारा सीक्रेटली कंट्रोल किया जाता था। इस समय एओ कैंगकियोंग खून से लथपथ तांगरो के सामने खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। सेक्ट मास्टर, फेंगलेई प्रीफेक्चर के सिटी लॉर्ड के महल के नीचे एक बहुत बड़ा खून का तालाब है और यह एक घेरे से सुरक्षित है। ऐसा लगता है कि आप में कुछ अनोखा है और हम घेरे को तोड़ नहीं सकते। इस समय किन वुदाओ का भाव गंभीर था। चलो जाकर देखते हैं। अगर यह किसी तरह की बुरी आत्मा है तो हम इसे जल्द से जल्द खत्म कर देंगे ताकि कोई अनचाही दिक्कत न हो। सबने सिर हिलाया और फिर खून जैसे लाल अंडरग्राउंड महल की ओर चल पड़े। और हाँ, अंडरग्राउंड महल में घुसते ही एक बनावट ने उनका रास्ता रोक दिया, जिससे हल्की खून जैसी लाल धुंध निकल रही थी। चेन जुन ने इस समय कहा, बड़े भाई देखो, मैं इस कछुए के खोल को तोड़ता हूँ। ऐसा कहने के बाद उसने तुरंत 6 पाद्स रीइंकारनेशन फिस्ट निकाली और एक बड़ी सुनहरी मुट्ठी सीधे फॉर्मेशन पर जा गिरी। तुरंत पूरे फॉर्मेशन पर खून जैसी लाल एनर्जी बढ़ गई, जिसने चेन शुन के हमले को रोक दिया। फिर चेन शुन की सुनहरी मुट्ठी गायब हो गई। वाह, इस फॉर्मेशन की डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा है। यहां तक कि एक आधा स्टेप ह्यूमन इमोर्टल रियल्म एक्सपर्ट भी मेरे अटैक का सामना नहीं कर सका। जो वांटिंग ने इस समय कहा, चेन जुन मुझे करने दो। बोलने के बाद जो वांटिंग ने अपने शरीर के अंदर जुआन येन कोल्ड क्यूई को एक्टिवेट किया और धीरे से उसे फॉर्मेशन पर दबाया। एक पल में पूरा ढांचा जुआन येन की ठंडी एनर्जी से धीरे धीरे जम गया और फिर पूरा ढांचा गहरे नीले रंग की ठंडी एनर्जी से ढक गया। फिर जो वांटिंग ने जोर से धक्का दिया और पूरी बनावट पर तुरंत अनगिनत दरारें आ गईं और फिर वह टूट गया, जिससे खून जैसा लाल अंडरग्राउंड महल सबके सामने आ गया। जैसे ही खून का तालाब दिखा, पूरे फेंगलेई प्रांत का रंग तुरंत बदल गया। आसमान में एक बहुत बड़ा बिजली का बवंडर बना, जिसके बाद बिजली का एक बड़ा खंभा फेंगलेई प्रांत के शहर के मालिक की हवेली पर गिरा, जिससे पूरी हवेली तुरंत राख में बदल गई। तभी बिजली का एक बड़ा खंभा खून के तालाब के बीच में एक पत्थर से टकराया, जिससे तालाब का सारा खून तुरंत भाप बन गया और अंदर अनगिनत सफेद हड्डियां दिखने लगीं। हड्डियों के रंग को देखकर लगता है कि इनमें से ज्यादातर हड्डियां महायान और क्लेश पार करने वाले स्टेज के शक्तिशाली लोगों की हैं। किन परिवार के सदस्य सदमे में आ गए? यहाँ कितने लोग मर गए थे?
फिर दूसरी और तीसरी बिजली बीच में मौजूद बड़ी चट्टान पर गिरी। कई बिजली गिरने से पत्थर की बाहरी परत हट गई और अंदर खून जैसा लाल इंसान जैसा पत्थर का भ्रूण दिखाई दिया। लेकिन पत्थर का भ्रूण बेजान रहा, जिससे आसमानी मुसीबत उस पर पड़ी, जबकि पत्थर का भ्रूण सिकुड़ता रहा और आखिर में एक बच्चे जैसी चीज में बदल गया। जैसे ही किन बुदाओं ने खून जैसे लाल पत्थर के भ्रूण को देखा, उसकी आंखें यकीन से चौड़ी हो गईं। क्या यह ब्लड स्पिरिट सेक्रेड एम्ब्रियो नहीं है, जो बाहरी अवतार बनाने के लिए ब्लड सी डिवाइन मैनुअल में दर्ज दिव्य चीज है? इसके अलावा यह एक ब्लड स्पिरिट सेक्रेड एम्ब्रियो है जो बिजली की मार से बच गया है। अगर मेरे पास यह होता तो मैं सबसे तेज स्पीड से बाहरी अवतार बना सकता था और ब्लड स्पिरिट सेक्रेड एम्ब्रियो मेरे मुख्य शरीर के साथ मिल भी सकता था। यह बहुत शक्तिशाली है। फिर उसके हाथ के एक इशारे से किन बुडाओं का ब्लड स्पिरिट होली एम्ब्रियो उसके हाथ में आ गया और फिर उसकी स्टोरेज रिंग में स्टोर हो गया। वह सच में ब्लड स्पिरिट होली एम्ब्रियो चाहता था, लेकिन यह बहुत कीमती था और कबीले में वह अकेला नहीं था जिसने ब्लड सी डिवाइन टेक्निक में महारत हासिल की थी। उसने तय किया कि कबीले का मुखिया इसे बांटेगा। लेकिन इस समय ओयांग ज़ेन का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया, क्योंकि उसके सामने कंपास पर ब्लड डेमन होली एम्ब्रियो को दिखाने वाला लाइट स्पॉट अचानक गायब हो गया। यह बहुत बुरा है। ब्लड डेमन होली एम्ब्रियो गायब हो गया है। विंड एंड थंडर मिशन में जरूर कुछ हुआ होगा। अगर ब्लड डेमन होली एम्ब्रियो सच में गायब हो गया है तो मैं विंड एंड थंडर मिशन में सभी को जान से मार दूंगा। फिर वह दहाड़ा, सब लोग पूरी ताकत से फेंगलेई सिटी लॉर्ड के महल की ओर बढ़ो। इस समय फेंगलेई प्रांत के सिटी लॉर्ड के महल में सभी ने देखा कि मामला मूल रूप से सुलझ गया था और किन बुडाओं ने कहा, सभी लोग जुआनलिंग वॉरशिप पर सवार हो जाएं और 100 फ्लावर्स पैलेस वापस आ जाएं। अचानक दूर से एक शक्तिशाली आभा आई। तुम जाना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे पूछा भी? ब्लड डेमन होली एम्ब्रियो मुझे दे दो, नहीं तो मैं पूरे विंड एंड थंडर मैंशन को तुम्हारी जान से मार दूंगा। इस शक्तिशाली आभा को महसूस करते ही किन बुदाओं के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। कुछ ही देर में अचानक दूर आसमान से एक बहुत बड़ा उड़ने वाला जहाज उड़कर आया, जिसमें सैकड़ों किसान सवार थे। इस समय झो वांटिंग का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया और फिर उसने कहा, भाई यह बुरा है। जो सैकड़ों कल्टीवेटर आए हैं वे सभी कम से कम ह्यूमन इमोर्टल रेल में हैं और उनमें से 50 से ज्यादा ऐसे हैं जिनके आर पार मैं नहीं देख पा रहा हूं। वे कम से कम अर्थ इमोर्टल रेल या उससे ऊपर तो हैं ही। झो वांटिंग की बातें सुनकर किन बुडाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के जुआनलिंग वॉरशिप की डिफेंसिव शील्ड को एक्टिवेट कर दिया। इस समय ओयांग ज़ेन ने किन बुदाओं और दूसरों को ठंडी नजर से देखा, फिर हाथ बढ़ाकर नीचे दबाया। जुआनलिंग वॉरशिप के ऊपर एक बड़ा खून जैसा लाल हाथ दिखाई दिया और फिर सीधे उस पर दबाव डाला। तुरंत ही जुआनलिंग वॉरशिप की पूरी सुरक्षा कवच खड़खड़ाने और चरमराने लगी। इस समय जुआनलिंग वॉरशिप के अंदर लोग्रेड स्पिरिट स्टोन अरबों प्रति सेकंड की दर से चल रहे हैं। लेकिन उस खून जैसी लाल हथेली के सामने वह सुरक्षा कवच जो धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ को भी झेल सकता था, अनगिनत दरारों के साथ दिखाई दिया और जुआनलिंग युद्धपोत आसमान में लगातार लहरा रहा था। जुआनलिंग वॉरशिप पर विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्टर, फ्लाइंग क्लाउड सेक्टर और 100 फ्लावर्स पैलेस के सदस्यों के चेहरे पर डर के भाव थे। नेसेंट सोल स्टेज से नीचे के शिष्य इस दबाव में खून खांस रहे थे। भाई यह तो बहुत बुरा हुआ। जिस आदमी ने अभी हमला किया है वह कम से कम एक सेलेस्टियल इमोर्टल तो था। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी से पीछे हटो। लियू जुआन ने आसमान में खून जैसे लाल ताड़ के पेड़ को देखा और धीरे से कहा, क्या मैं आज यहीं मर जाऊंगा? लेकिन अगर मैं चेन जुन के साथ मर सकता हूं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। अचानक एक व्यक्ति किन बुदाओं के ठीक सामने प्रकट हुआ और शांति से बोला, कमजोर लोगों को धमकाने की हिम्मत करना मौत को बुलावा देना है। तभी एक हाथ दुश्मन के युद्धपोत पर दबा। लियू जुआन हैरान रह गया। क्या यह वही आदमी नहीं था जो किन फैमिली इमोर्टल एकेडमी में जाते समय एंट्रेंस पर फर्श साफ कर रहा था? वह यहां कैसे आ सकता है? जैसे ही ओयांग ज़ेन ने जैन बेमिंग को आते देखा, उसे अपने रोमछिद्रों में चुभन महसूस हुई, जैसे ग्रिम रीपर उसे घूर रहा हो। ओयांग ज़ेन दहाड़ा, धत तेरे की दूसरी तरफ एक काबिल दुश्मन है, जल्दी से पीछे हटो। फिर सबने ऐसा दृश्य देखा जिसे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ओयांग ज़ेन के सामने वाले वॉरशिप के ऊपर जुआनलिंग वॉरशिप से 10 गुना बड़ा एक डरावना हाथ आसमान में दिखाई दिया। एक ही पकड़ में उसने सीधे ओयांग ज़ेन और दूसरों को अपनी हथेली में दबा लिया। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। फिर सबने धमाकों की एक सीरीज सुनी और फिर जैन बेमिंग ने पूरे वॉरशिप को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जुआनलिंग वॉरशिप पर जैन बेमिंग के हाथ में एक स्टोरेज रिंग दिखाई दी। सब लोग इस सीन को हैरानी से देख रहे थे, खासकर किन बुडाओ। हालांकि उसे हमेशा लगता था कि जैन बेमिंग आसान नहीं है, लेकिन यह बहुत पावरफुल था। एक हेवनली इमोर्टल रेन कल्टीवेटर उसके हाथों में चींटी जैसा था, जिसे तुरंत कुचलकर मार दिया गया।
किन फैमिली इमोर्टल एकेडमी के इस स्वीपर का कल्टीवेशन लेवल क्या था? लियू जुआन हैरान रह गया। जब वह किन फैमिली इमोर्टल एकेडमी गया तो उसने उसे चाचा कहा और सोचा कि वह बस एक आम इंसान है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए वह असल में एक भगवान था। यह किन फैमिली इमोर्टल एकेडमी बहुत डरावनी है। एक रैंडम स्वीपर में भी भगवान जैसी ताकत होती है। किन फैमिली कितनी ताकतवर है? चैप्टर 70 फेंगलेई हवेली हार मानती है, पार्ट 1। अगर मैं उसे अंकल कहूं तो क्या वह मुझसे नाराज हो जाएगा? अगर मैं उसे अंकल कहूं तो क्या वह मुझे चुप कराने के लिए मुझे मार डालेगा? इस समय लियू जुआन का एक्सप्रेशन बहुत अजीब लग रहा था। अगर उसे पता होता कि जैन बेमिंग इतने ताकतवर इंसान हैं तो वह उन्हें कभी अंकल नहीं कहती और उनके साथ बहुत इज्जत से पेश आती। किन परिवार के सदस्य भी उतने ही हैरान थे और वे भी हैरानी से जैन बेमिंग को देख रहे थे। जब जांग बेमिंग ने जबरदस्ती जूलियान को मार डाला तो किन परिवार के सदस्यों ने उसकी बहुत तारीफ की। उनका मानना था कि जांग बेमिंग कम से कम ह्यूमन इमोर्टल रेन का कल्टीवेटर तो था, नहीं तो उसके लिए जूलियान को मारना नामुमकिन होता, जो ह्यूमन इमोर्टल रेल में सिर्फ आधा कदम ही आगे था। लेकिन अब जैन बेमिंग के शक्तिशाली कदम ने सीधे महान सेलेस्टियल इमोर्टल को मार डाला, जिससे उनकी समझ एक बार फिर ताज़ा हो गई। उनकी नज़र में सेलेस्टियल इमोर्टल को जैन बेमिंग ने तुरंत मार डाला। क्या वह गोल्डन इमोर्टल हो सकता है? सिर्फ एक गोल्डन इमोर्टल के पास ही ऐसी शक्ति हो सकती है जो एक सेलेस्टियल इमोर्टल को तुरंत मार सके। ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर मौजूद सेलेस्टियल इमोर्टल भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या स्वीपिंग मॉन्क गोल्डन इमोर्टल हो सकता है? तो फिर पैट्रियार्क का कल्टीवेशन लेवल क्या है? क्या वह पीक गोल्डन इमोर्टल है या हाफ सेंट? लेकिन यह कैसे हो सकता है? कुछ महीने पहले ही पैट्रियार्क सिर्फ बॉडी टैंपरिंग स्टेज पर था। किन वुदाओ ने आह भरी। जैन बेमिंग ने सबको देखा, यह जानते हुए कि वे क्या सोच रहे हैं, और फिर सम्मानपूर्वक कहा, सज्जनों, अब जब संकट सुलझ गया है तो यह बूढ़ा नौकर विदा लेगा। यह कहकर जैन बेमिंग वहां से गायब हो गए और भीड़ हैरानी से एक दूसरे को देखती रह गई। भाई, तुम्हें क्या लगता है स्वीपिंग मॉन्क का कल्टीवेशन लेवल क्या है? मुझे लगा जैसे मैं अभी मरने वाला हूं। इस समय चेन जुन इस मुश्किल से बचकर किन वुदाओ ने अपना झटका दबाया और फिर कहा, मुझे भी नहीं पता। मैंने सीनियर स्वीपर मॉन्क को सिर्फ तब एक्शन लेते देखा था जब उसने जूलियान को मारा था। मुझे कैसे पता चलता कि स्वीपर मॉन्क एक महान मास्टर था? जहां तक उसके कल्टीवेशन लेवल की बात है, मैं सच में अंदाजा नहीं लगा सकता। इस समय किन वुदाओ ने देखा कि झो वांटिंग का चेहरा बहुत शांत था और फिर उसने कहा, वांटिंग, क्या तुम स्वीपिंग मॉन्क की ताकत के बारे में जानते हो? मुझे याद है जब स्वीपिंग मॉन्क, तुम और डीन म्यू एक साथ किन फैमिली इमोर्टल एकेडमी आए थे, क्या तुम्हें कुछ पता है? यह देखकर कि किन वुदाओ ने अपना पूरा ध्यान उसकी ओर लगा दिया है, जो वांटिंग ने जल्दी से हाथ हिलाया और फिर कहा, भाई, मुझे नहीं पता कि सीनियर स्वीपर मोंक में कितनी ताकत है, लेकिन जिस तरह से उसने अपनी चाल चली, उसे देखते हुए लगता है कि वह आधा संत बनने के काबिल है और शायद संत भी हो सकता है। जो वांटिंग वहां मौजूद सबसे ताकतवर कल्टीवेटर थी। उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए। एक सेंट लेवल एक्सपर्ट, वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ब्लड डेमन पैलेस में सबसे ताकतवर भी सिर्फ एक पीक गोल्डन हेवन एक्सपर्ट था। लेकिन जो वांटिंग जानती थी कि जब जांग बेमिंग और जियान तियानशेन लड़े थे तो जांग बेमिंग ने खुद माना था कि वह तीसरे लेवल का महान सम्राट था, लेकिन वह अब उन्हें यह नहीं बता सकती थी। जो वांटिंग की बातों से लगता है कि स्वीपिंग मॉन्क ब्लड डेमन पैलेस में घुस सकता है, लेकिन यह कैसे मुमकिन हो सकता है? अपने सदमे को दबाते हुए उसने जुआनलिंग युद्धपोत को 100 फ्लावर्स पैलेस की ओर मोड़ दिया। जैसे ही किन परिवार ने फेंगलेई शहर के लॉर्ड की हवेली को नष्ट किया, पूरे फेंगलेई प्रांत में हंगामा मच गया। कभी ताकतवर रहा फेंगलेई सिटी लॉर्ड का महल उखाड़ दिया गया, जिससे पूरे फेंगलेई इलाके में ऐसी उथल पुथल मच गई जैसे 12 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया हो, जिससे कोई भी ताकत शांत नहीं रह पाई। शुरू में वे किनारे से देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट विंड एंड थंडर सिटी लॉर्ड्स मैंशन का मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन असलियत ने उन्हें करारा झटका दिया और विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट सच में जीत गया। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह फेंगलेई सिटी लॉर्ड्स मैंशन था, एक ऐसी चीज जिसने हजारों सालों तक पूरे फेंगलेई प्रीफेक्चर पर राज किया था। इसे इतनी चुपचाप खत्म कर दिया गया, और यह फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट था जिसे उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था। इस समय वुफेंग वैली में फेंगलेई प्रीफेक्चर की टॉप सेनाओं में से एक वैली मास्टर फेंग ची ने स्टेज के नीचे आधे कदम वाले ह्यूमन इमोर्टल दायरे के बुजुर्गों को गंभीरता से संबोधित किया। विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट द्वारा विंड एंड थंडर सिटी लॉर्ड्स मैंशन को खत्म करने पर आपके क्या विचार हैं? इस समय आधे कदम वाले अमर लोक में एक बुजुर्ग ने उत्साह से कहा, वैली मास्टर, यह एक सुनहरा मौका है।
विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट सिटी लॉर्ड के मैंशन को खत्म करने में कामयाब रहा, वे जरूर किस्मत वाले रहे होंगे। मुझे विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट की ताकत पता है। उनके सेक्ट लीडर एओ कैंगकियोंग ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रियल्म के शुरुआती स्टेज में बस एक कल्टीवेटर हैं। वह पैलेस मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। हम पूरे विंड एंड थंडर प्रीफेक्चर पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? क्या यह हमारी वुफेंग वैली का मिशन नहीं है? इस समय आधे कदम वाले ह्यूमन इमोर्टल दायरे में एक और महिला बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, एल्डर सन, मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूं। अभी जब मैं अकेले में था तो मुझे एक बहुत बड़ा, दुनिया को तबाह करने वाला उतार चढ़ाव महसूस हुआ और फिर फेंगलेई सिटी लॉर्ड्स मैंशन के खत्म होने की खबर आई। अगर हम अभी फेंगलेई सिटी पर हावी हो गए तो फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट निश्चित रूप से सहमत नहीं होगा। इसके अलावा मुझे यकीन है कि जिसने फेंगलेई सिटी लॉर्ड्स मैंशन को खत्म किया वह फेंगलेई स्वॉर्ड सेक्ट से नहीं बल्कि कोई और था। अगर हम अभी फेंगलेई प्रीफेक्चर पर अपना दबदबा जोर शोर से घोषित कर दें तो मुझे लगता है कि वुफेंग वैली को लियू जुआनझेन के नक्शेकदम पर चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा लियू जुआनझेन एक टॉप ह्यूमन इमोर्टल एक्सपर्ट हैं। क्या आपको लगता है कि जो ताकतें सिटी लॉर्ड के मैंशन को नष्ट कर सकती हैं वे वुफेंग वैली पर हमले का सामना कर पाएंगी? एल्डर काओ, अगर हम भी आपकी तरह डरें और कांपें तो वुफेंग वैली के लिए फेंगलेई प्रीफेक्चर में कोई जगह नहीं होगी। आप इतने अच्छे मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप वुफेंग वैली के पूर्वजों का सामना कर सकते हैं? एल्डर सन, मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन मैं वैली मास्टर के खास बातों पर फैसले की तारीफ करूंगा। एल्डर सन और एल्डर काओ की बातें सुनकर फेंगची दुविधा में पड़ गया। आखिर एल्डर सन और एल्डर काओ वुफेंग वैली के दो पिलर थे, लेकिन एल्डर सन रेडिकल ग्रुप से थे जबकि एल्डर काओ कंजर्वेटिव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर उन्होंने कहा, एल्डर सन, एल्डर काओ, क्योंकि आप दोनों के पास घटनाओं का अपना अपना वर्जन है तो फेंगलेई सिटी लॉर्ड के मैंशन में जाकर जांच करें। मुझे उम्मीद है कि आप 10 दिनों में किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। यह कहने के बाद फेंगची संप्रदाय के मुख्य हॉल से चले गए और दो विरोधी गुटों एल्डर सन और एल्डर काओ को पीछे छोड़ दिया। एल्डर सन ने ठंडी आवाज में कहा, एल्डर काओ, बस आप इंतजार करें और देखें। 10 दिनों में मैं आप कंजर्वेटिव लोगों का चेहरा खराब कर दूंगा। यह कहने के बाद एल्डर सन ने अपनी आस्तीन लहराई और मेन हॉल छोड़कर भाग गए। एल्डर काओ इस समय दुविधा में फंसे हुए थे। क्या मैं गलत हो सकता हूं? क्या सच में विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट ने विंड एंड थंडर सिटी लॉर्ड के महल को खत्म कर दिया था? फिर एल्डर सन और एल्डर काओ वुफेंग वैली से निकलकर फेंगलेई सिटी लॉर्ड्स मैंशन की ओर चल पड़े। इस समय किन बुदाओ और अन्य लोग पहले ही 100 फ्लावर्स वैली में लौट आए थे। किन बुदाओ ने इस समय कहा, आओ कांगकियोंग, मेरा ऑर्डर दो। अब से 3 दिन बाद फेंगलेई हवेली की सभी सेनाएं बायहुआ पैलेस में इकट्ठा होंगी और किन परिवार के प्रति वफादारी की कसम खाएंगी। जो कोई भी बात नहीं मानेगा उसे किन परिवार का दुश्मन माना जाएगा और उनकी सेना को किन परिवार अलग थलग कर देगा। जो कोई भी विरोध करने की हिम्मत करेगा उसे मौके पर ही खत्म कर दिया जाएगा। किन बुदाओं की बातें सुनकर एओ कांगकियोंग उत्साहित हो गया। आपके मातहत एओ कांगकियोंग अपने मिशन में फेल नहीं होंगे। अब से 3 दिन बाद फेंगलेई प्रीफेक्चर की सभी सेनाएं फेंगलेई प्रीफेक्चर में इकट्ठा होंगी। किन बुदाओं ने सिर हिलाया और फिर कहा, जाओ और इंतजाम करो। यह कहने के बाद एओ कैंगकियोंग उत्साह से 100 फूलों के महल से बाहर निकल गया। फिर विंड एंड थंडर मिशन से हजारों शिष्यों को बुलाया और न्योते लेकर सभी सेनाओं की ओर दौड़ा। चैप्टर 71 फेंगलेई हवेली हार मानती है, पार्ट 2। एओ कांगकियोंग की तेज कार्रवाई की वजह से फेंगलेई प्रीफेक्चर की सभी बची हुई सेनाओं को न्योता मिला। एओ कैंगकियोंग भी खाली नहीं बैठा। न्योता भेजते समय उसने ब्लेजिंग स्वॉर्ड सेक्ट और दूसरे सेक्ट के सारे रिसोर्स ले लिए। उसके लिए यह ब्लेजिंग स्वॉर्ड सेक्ट के लिए सजा थी, क्योंकि उन्होंने किन परिवार का विरोध करने की हिम्मत की, इसलिए उनका अंत होना तय था। इस समय एल्डर सन और एल्डर काओ, जो वुफेंग घाटी के आधे कदम वाले अमर दायरे में थे, फेंगलेई प्रांत के सिटी लॉर्ड के महल में पहुंचे। जब उन्होंने यह नजारा देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। कभी शहर के मालिक की चहल पहल वाली हवेली अब हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक बड़ा गड्ढा बन गई थी और हवेली का कोई निशान नहीं बचा था। एल्डर सन, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इमोर्टल रेन के शुरुआती स्टेज में वैली मास्टर की कल्टीवेशन के बावजूद वह इतना विनाश कर सकता है? एल्डर सन ने एक पल के लिए इसे महसूस किया, फिर कहा, एल्डर काओ, क्या आपको उस जगह पर आसमानी मुसीबत की हल्की सी आभा महसूस नहीं हुई? उस जगह पर तबाही बिजली की तबाही की वजह से हुई होगी। शायद लियू जुआनजेन धरती के अमर दायरे में घुसने में नाकाम रहे, जिससे विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट को इस स्थिति का फायदा उठाने का मौका मिल गया। अचानक कुछ किसानों की बातचीत उनके कानों तक पहुंची। चलो जल्दी से 100 फ्लावर्स पैलेस चलते हैं, नहीं तो कोई सीट नहीं बचेगी।
हाँ, विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट ने विंड एंड थंडर सिटी लॉर्ड के मेंशन को खत्म कर दिया। मुझे सच में अफसोस है कि मैंने उस समय कॉल का जवाब नहीं दिया। अफसोस, हाँ, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं पहले ही विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हो जाता, ठीक 100 फ्लावर्स वैली और फ्लाइंग क्लाउड्स सेक्ट की तरह। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पूरा विंड एंड थंडर प्रीफेक्चर भविष्य में निश्चित रूप से विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट का होगा। कौन कुछ और कहता है? अफसोस की बात है, ब्रोकेड में फूल लगाना कभी भी बर्फ में कोयला देने जैसा नहीं हो सकता। अब से हम सिर्फ 100 फ्लावर्स पैलेस का साथ देने की कोशिश कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमारे लियो परिवार के लिए अच्छी बात कहेंगे। मुझे सच में 100 फ्लावर्स पैलेस से जलन होती है। यह असल में एक चौथे दर्जे का सेट था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेट का फेवर पाने के लिए कैसी किस्मत मिली। यह सच में किस्मत है। अब से 100 फ्लावर्स पैलेस निश्चित रूप से विंड एंड थंडर प्रीफेक्चर में बिना किसी शक के अथॉरिटी होगा। आपको क्या लगता है कि विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेट का हमें 100 फ्लावर्स वैली में बुलाने का क्या इरादा है? क्या यह विंड एंड थंडर सिटी लॉर्ड्स मैंशन की तरह है, जो हमें मजबूर करने की कोशिश कर रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आखिर विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेट की विंड एंड थंडर प्रीफेक्चर में अच्छी इमेज है। वे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारने जैसा छोटा काम नहीं करेंगे। मुझे बस उम्मीद है कि विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट लियू जुआनजेन की तरह हम सेक्ट्स का खून नहीं चूसेगा। तब मैं खुश हो जाऊंगा। इस समय वुफेन घाटी के एल्डर सन और एल्डर काओ ने साधकों के बीच बातचीत सुन ली। एल्डर काओ काओ यिंग ने एल्डर सन युन को संबोधित किया। एल्डर काओ, हम जाकर क्यों नहीं देखते? अगर विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट में सच में ताकत है तो मेरी वुफेंग वैली के हार मानने में क्या बुराई है? लेकिन अगर नहीं तो मेरी वुफेंग वैली पक्का विंड एंड थंडर पैलेस पर कब्जा कर लेगी और विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट को भी पीछे हटना पड़ेगा। काओ यिंग ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों दूसरी सेनाओं के पीछे पीछे 100 फ्लावर्स वैली की ओर तेजी से बढ़े। इस समय 100 फ्लावर्स सेक्ट के रिसेप्शन हॉल में 200,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। ये सभी लोग सेक्ट के लीडर, परिवार के मुखिया और विंड एंड थंडर प्रीफेक्चर की बड़ी ताकतों के जाने माने शिष्य थे। 100 फ्लावर्स पैलेस और फ्लाइंग क्लाउड्स सेक्ट की हजारों महिला शिष्याएं मुस्कुरा रही थीं और स्पिरिट वाइन और स्पिरिट फ्रूट लेकर भीड़ के बीच घूम रही थीं। उनमें से हर एक का फिगर बहुत प्यारा था और वे एक खूबसूरत नजारा बन गई थीं। इस बीच विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य बॉडीगार्ड की तरह उनके चारों ओर पहरा दे रहे थे। लेकिन उसे थोड़ा सा लग रहा था कि यह एक जाल है और उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। लेकिन वह उन छोटी ताकतों के साथ काफी रिलैक्स था, क्योंकि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फेंगलेई प्रीफेक्चर पर कौन राज करता है। इसके अलावा यह न्योता विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट से आया था, इसलिए भले ही वे बुरे थे, वे लियू जुआनजेन जितने क्रूर नहीं हो सकते थे। काओ यिंग और सन युन ने बैठने के लिए जगह ढूंढी और 100 फ्लावर्स पैलेस के अगले कदम का इंतजार करने लगे। उनके लिए विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट के ये शिष्य सिर्फ सजावट की चीजें थे। अगर वे जाना चाहते तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। उनके हावभाव शांत और स्थिर थे। बड़े भाई, यह किस तरह की वाइन है? इसे पीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र बढ़ गई है। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह जरूर बढ़ी है। क्या ऐसा हो सकता है कि 100 फ्लावर्स पैलेस ने वाइन में 10वीं क्लास की स्पिरिचुअल लॉन्गेविटी पिल मिला दी हो? यह बहुत ज्यादा है। इस समय एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर, जिसके हाथ में वाइन का प्याला था, हैरानी से बोला। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके अलावा यहाँ की वाइन पीने के बाद मुझे लगता है कि मेरे फिजिकल फंक्शन में थोड़ा सुधार हुआ है। पहले जो अंदरूनी चोटें थीं, वे अब थोड़ी ठीक हो रही हैं। हालांकि यह निश्चित रूप से 10वीं क्लास की लंबी उम्र की गोली का असर नहीं है। यह कोई और दिव्य चीज होगी। ऐसा लगता है कि हमने 100 फूलों के महल को कम आंका है। लेकिन आपको यह नहीं कहना चाहिए कि हम लो प्रोफाइल रहेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। अगर उन बड़े लोगों को इस वाइन के असर के बारे में पता चला तो वे पक्का अपना नकाब उतारकर हमसे लड़ेंगे और फिर हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। इस समय एक और नेसेंट सोल स्टेज एक कल्टीवेटर ने धीरे से कहा, इधर उधर देखते हुए जैसे उसे डर हो कि कहीं उसकी बातें दूसरे कल्टीवेटर सुन न लें। यह सुनकर सन युन ने मजाक उड़ाया। एक हाफ स्टेप इमोर्टल रियल्म एक्सपर्ट के तौर पर उसने हर तरह की वाइन चखी थी और उसे 10वीं क्लास की लंबी उम्र की गोली खाने का भी मौका मिला था। आसपास के किसानों की बातें सुनकर काओ यिंग ने भी उत्सुकता दिखाई, फिर मुस्कुराकर सन युन से कहा, एल्डर सन, क्या आप यह स्पिरिचुअल वाइन ट्राई नहीं करेंगे? सन युन ने काओ यिंग को घृणा से देखा और फिर कहा, एल्डर काओ, मुझे लगता है कि आप असलियत से दूर होते जा रहे हैं। एक छोटा सा 100 फूलों वाला महल किस तरह की स्पिरिचुअल वाइन बना सकता है? क्या आपने नहीं देखा कि यहाँ नेसेंट सोल स्टेज से ऊपर के कोई भी साधक इसे नहीं पी रहे हैं?
इस स्पिरिचुअल वाइन को पीने से हमारी वुफेंग वैली का स्टैंडर्ड और गिर जाएगा। ऐसा कहने के बाद सन युन ने अपनी स्टोरेज रिंग से इमोर्टल्स इंटॉक्सिकेशन का एक बर्तन निकाला और उसे अपने वाइन कप में डाल दिया। जैसे ही अमर ने प्याले में शराब डाली, सभी साधक उसकी खुशबू की तरफ खिंचे चले आए और पूरा हॉल तुरंत उसकी तेज खुशबू से भर गया। सन युन ने अपने आसपास के साधकों के रिएक्शन देखे, खुशी से मुस्कुराया और फिर एक ही घूंट में सब पी गया। काओ यिंग मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया, मन ही मन सोच रही थी, एल्डर सन फिर से दिखावा करने वाला है। लेकिन काओ यिंग ने सोचा कि जब वह इस सभा में आई है तो वह 100 फूलों के महल का चेहरा मना नहीं कर सकती। इसलिए उसने 100 फूलों के महल की एक महिला साधक से स्पिरिचुअल वाइन का एक कप लिया और उसे एक ही घूंट में पी गई। लेकिन जैसे ही स्पिरिट वाइन उसके मुंह में गई, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी एनर्जी भर गई। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन वह सच में महसूस कर सकती थी कि ह्यूमन इमोर्टल रेन तक न पहुंच पाने की वजह से जो चोटें लगी थीं, वे धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। इसके अलावा उनकी उम्र, जो असल में 10 साल से थोड़ी ज्यादा थी, अब बढ़ गई है। हालांकि इसमें सिर्फ 20 दिन की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यह सच में बढ़ोतरी है। अपने सदमे को दबाते हुए उसने एक और कप पी लिया और पहले की तरह उसकी उम्र 20 दिन और बढ़ गई। काओ यिंग अंदर से डरी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा शांत और स्थिर था। इस स्पिरिचुअल वाइन का असर सच में बहुत ज्यादा हो सकता है। हालांकि हर कप सिर्फ 20 दिन जोड़ता है, लेकिन अभी कम से कम 2 लाख कप हैं, जो 4 मिलियन दिन जोड़ देंगे, यानी 10,000 साल से ज्यादा की उम्र। इस समय उसे अपने आधे कदम की अमर होने की कोई परवाह नहीं थी और वह भीड़ के बीच से गुजरने लगी और वह स्पिरिचुअल वाइन पीने लगी जिसे कोई और नहीं पीना चाहता था। जब एल्डरसन ने काओ यिंग का परफॉर्मेंस देखा तो उन्होंने चाहा कि वे जमीन में किसी गड्ढे में गायब हो जाएं। उनका चेहरा लाल हो गया। यह बहुत शर्मनाक था, बहुत ज्यादा शर्मनाक। एल्डर काओ, आपने वुफेंग घाटी की छवि को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। इस समय काओ यिंग को किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसने बैंक्वेट हॉल में स्पिरिट वाइन पीना शुरू कर दिया। एक पल में पूरा बैंक्वेट हॉल 2 ग्रुप में बंट गया। नेसेंट सोल स्टेज के ऊपर के कल्टीवेटर एल्डर सन की डिवाइन इंटॉक्सिकेशन वाइन की तरफ खींचे चले गए, जबकि नेसेंट सोल स्टेज के नीचे के कल्टीवेटर हॉल में 100 फ्लावर्स पैलेस की स्पिरिट वाइन पीने लगे और अपनी इमेज की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। PS, आजकल काम करना मुश्किल है। मैंने कल बाइजियो की पूरी बोतल पी ली और पूरी तरह नशे में हो गया। यह चैप्टर कल रात अपडेट होना था, लेकिन मैंने इसे अब तक टाल दिया है। उन सभी का धन्यवाद जो मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे अपडेट करने के लिए कह रहे हैं। आपके सपोर्ट से मुझे लगता है कि यह सब फायदेमंद है और यही मेरा मोटिवेशन है। चैप्टर 72 फेंगलेई हवेली हार मानती है, पार्ट 2। साथी दाओइस्ट, आप किस तरह की स्पिरिचुअल वाइन पी रहे हैं? यह इतनी खुशबूदार कैसे हो सकती है? मैं सोच रहा हूं कि क्या आप हमें कुछ बेच सकते हैं? कीमत आपको जरूर खुश कर देगी। इस समय महायान स्टेज में एक बूढ़े राक्षस ने सन युन से कहा और फिर नेसेंट सोल स्टेज से ऊपर के दूसरे साधकों ने भी उसकी बात दोहरानी शुरू कर दी। सन युन ने अपने चारों ओर खड़े 10,000 साधकों को देखा और आगे कहा, मेरी वाइन का नाम इमोर्टल्स इंटॉक्सिकेशन है। यह एक पुराने खंडहर से मिली एक पुरानी रेसिपी पर आधारित है। अमर लोग भी कहेंगे कि यह अच्छी है। इसे लाखों औषधीय जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके बनाया जाता है और सिर्फ एक बर्तन बनाने में 1 साल लगता है। इस दिव्य नशे में न सिर्फ एक शुद्ध खुशबू होती है, बल्कि इसे पीने के बाद लोगों को ऐसा लगता है जैसे वे स्वर्ग में हैं, जैसे वे अमर हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि यह वाइन किसी की साधना को स्थिर कर सकती है और उसके दांव दिल को शांत कर सकती है। यह एक दुर्लभ और बेहतरीन वाइन है। सन युन की बातें सुनकर नेसेंट सोल स्टेज के ऊपर मौजूद 10,000 साधक तुरंत आपस में फुसफुसाने लगे। यह इमोर्टल्स इंटॉक्सिकेशन एक बढ़िया वाइन जैसा लगता है। मुझे आज इसके मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे इसे बाद में जरूर ट्राई करना है। हाँ, बायहुआ पैलेस की वाइन की तुलना में बायहुआ पैलेस की वाइन तो बस कचरा है। उन्हें पीने से हमारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा। कौन कुछ और कहता है? सिर्फ डिवाइन इंटॉक्सिकेशन जैसी बढ़िया वाइन ही हमारे दर्जे के लायक है। हाँ, अगर आज हम इतनी अच्छी वाइन का स्वाद ले सकें तो यह ट्रिप बेकार नहीं जाएगी। हाँ, साथी दाववादी, क्या आप हमें कुछ बेच सकते हैं? हम भी कुछ आजमाना चाहेंगे। सन युन ने सबकी तरफ देखा, यह जानते हुए कि उनकी भावनाएं भड़क गई थीं, और फिर कहा, मेरा डिवाइन ड्रंकनेस बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके जोश को देखते हुए मैं हर कप के लिए 10 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन ऑफर करूंगा, कोई मोलभाव नहीं। यह मेरी आखिरी लाइन है। अगर आप इतने स्पिरिट स्टोन भी नहीं दे सकते तो जाकर 100 फ्लावर्स पैलेस से स्पिरिट वाइन पी लो। यह सुनकर कि इमोर्टल्स इंटॉक्सिकेशन के एक कप के लिए 10 लाख लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स लगेंगे, कुछ लोग हिचकिचाए।
हालांकि 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स उनके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन एक कप वाइन पर 10 लाख लोग्रेड स्पिरिट स्टोन्स खर्च करना सच में बेकार था। आखिर 10 लाख लोग्रेड स्पिरिट स्टोन्स से 2 गोल्डन कोर पिल्स खरीदी जा सकती थीं। यह महायान साधक का दाववादी मार्ग है। साथी दाववादी, मुझे एक कप दो। फिर उन्होंने उसे 10 लाख स्पिरिट स्टोन दिए और सन युन ने भी इस महायान साधक के लिए एक कप में पानी डाला। जैसे ही अमर वाइन के प्याले में गिरा, पूरे बैंक्वेट हॉल में एक बार फिर एक मनमोहक खुशबू भर गई। महायान साधक ने खुशबू सूंघकर लार टपकाई और फिर एक ही घूंट में सब पी गया। जैसे ही उसने दिव्य नशा पिया, उसे सच में अलौकिक एहसास हुआ। फिर उसके आसपास अनगिनत सुंदरियां दिखाई दीं और उसने खुद को एक सिंहासन पर बैठा पाया, एक सम्राट की तरह दुनिया को नीचे से देख रहा था। क्लेश पार करने वाले स्टेज पर अनगिनत साधक उसके हुक्म पर थे और सभी सुंदरियां उसके आसपास जमा थीं और खूब मजे कर रही थीं। उनके आसपास के लोग इस महायान साधक को दिव्य नशा पीने के बाद जोर जोर से नाचते और इशारे करते हुए और कभी कभी मन ही मन हंसते हुए देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। क्या यह वाइन पीने से आपको सच में अमर जैसा महसूस होता है? लगभग आधी अगरबत्ती के बाद नशीली शराब का असर आखिरकार खत्म हो गया और महायान साधक ने अपनी आंखें खोलीं और कंफ्यूजन में इधर उधर देखने लगा। उसने अपनी साधना का लेवल महसूस किया और पाया कि यह सच में बेहतर हो गया था, लगभग 5 दिनों की साधना के बराबर। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी प्यारी रखैल चली गई थी, उसका राजपाट चला गया था और फिर उसने सन युन से कहा, साथी दाववादी, मुझे एक और कप चाहिए। ऐसा कहने के बाद उसने सन युन को 1 और मिलियन स्पिरिट स्टोन दिए। एक ही घूंट में ड्रिंक पी लेने के बाद महायान साधक एक बार फिर मुस्कुराया। सन युन मन ही मन खुश था। तुमने चारा खा लिया है। मुझे डर नहीं है कि तुम इसे नहीं पियोगे। एक बार पी लोगे तो तुम मेरे दिव्य काढ़े के बिना कभी नहीं रह पाओगे। हालांकि यह वाइन शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है और यह किसी के दांव दिल को भी शांत कर सकती है, लेकिन सभी साधक इसके लालच का विरोध नहीं कर पाते और ज्यादातर इसके आदी हो जाते हैं। यह देखकर दूसरे साधक अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाए और अपने स्पिरिट स्टोन निकाल लिए, यह देखने के लिए कि इस अमर के नशे में ऐसा क्या जादुई है। किन फेंग ने भी यह दृश्य देखा और हल्के से मुस्कुराया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ एक्सटेसी का कल्टीवेशन थीम वाला वर्षन देखने को मिलेगा। कितना दिलचस्प है। इसकी मिठास चखने के बाद 2/3 लोग इसके आदी हो गए, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे इसे पीने के बाद अजीब हो गए। उन्हें पता था कि इस दिव्य काढ़े को पीने के बाद यह एक ऐसा माहौल बनाएगा जिसमें वे भ्रम में जो चाहे कर सकते हैं। जल्द ही सन युन ने 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन कमाकर बहुत पैसा कमाया। डिवाइन इंटॉक्सिकेशन की कीमत घटाने के बाद सन युन ने कम से कम 9 बिलियन स्पिरिट स्टोन कमाए। दूसरी तरफ काओ यिंग अभी 100 फ्लावर्स पैलेस से मिली स्पिरिचुअल वाइन पी रही थी। थोड़ी ही देर में उसने कम से कम 500 कप पी लिए थे और उसकी उम्र 14 साल बढ़ गई थी, जबकि वह जवान दिखने लगी थी। मैं अब और नहीं पी सकता, मैं सच में अब और नहीं पी सकता। बाय हुआ पैलेस जो वाइन देता है वह कमाल की है। मुझे बस यह नहीं पता कि वे इसे बेचते हैं या नहीं। नहीं, यह जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। आज मैं तब तक पीता रहूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता। जब लंबी उम्र की बात आती है तो दिखावे से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस समय बैंक्वेट हॉल में ज्यादा स्पिरिट वाइन नहीं बची थी और कई छोटे लेवल के कल्टीवेटर इसके लिए लड़ रहे थे। लेकिन क्योंकि यह 100 फ्लावर्स पैलेस के इलाके में था, इसलिए वह उनसे मुकाबला नहीं कर सकती थी। इस समय 5 गोल्डन कोर कल्टीवेटर स्पिरिट वाइन के एक बर्तन के चारों ओर इकट्ठा थे, जैसे उन्हें दूसरों के पकड़े जाने का डर हो। काओ यिंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। इस बर्तन में कम से कम 40 या 50 कप आ सकते थे। काओ यिंग सीधे लोगों के ग्रुप के सामने से गुजरी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं आप में से हर एक को इस स्पिरिट वाइन के बर्तन के बदले में 2 नेसेंट सोल पिल्स और 500,000 स्पिरिट स्टोन दूंगा। काओ यिंग की बातें सुनकर 5 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। एक नेसेंट सोल पिल की कीमत कम से कम 5 मिलियन लोग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है और यह अनमोल है। हालांकि यह स्पिरिट वाइन अच्छी है, लेकिन इसे निकालना नामुमकिन है और यह कल्टीवेशन को बेहतर नहीं बना सकती, यह सिर्फ उम्र बढ़ा सकती है। बस इसके बारे में सोचने से ही यह साफ हो जाता है कि कौन सी ज्यादा किफायती है। लेकिन यह वाइन काओ यिंग के लिए जान बचाने वाला खजाना थी। उसकी उम्र पहले से ही कम थी और उसे इसे बढ़ाने के लिए इसकी जरूरत थी। फिर काओ यिंग ने कहा, 2 नेसेंट सोल पिल्स, 10 गोल्डन एसेंस पिल्स, 10 लाख लोग्रेड स्पिरिट स्टोन्स और यह वाइन का बर्तन मेरे लिए है। गोल्डन कोर के किसान और भी हैरान हो गए और फिर बोले, वरिष्ठ, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं। फिर उन्होंने स्पिरिट वाइन का फ्लास्क काओ यिंग को दिया, जिसने खुशी से सिर हिलाया और फिर उन्हें वादा किया हुआ सामान दे दिया। जब उन्होंने देखा कि स्टोरेज रिंग के अंदर क्या है तो वे बहुत खुश हुए।
उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना धोखेबाज इंसान स्पिरिट वाइन खरीदने के लिए इतनी ज्यादा कीमत देने को तैयार होगा, खासकर तब जब स्पिरिट वाइन तो उनकी थी ही नहीं। ग्रुप ने एक दूसरे को देखा, ऐसा लगा जैसे उन्हें बिजनेस का मौका दिख रहा हो, और फिर वे दूसरी टेबलों की तरफ चले गए। इस बीच काओ यिंग अपने शरीर में स्पिरिचुअल वाइन को तेजी से रिफाइन कर रही थी और जितनी जल्दी हो सके जगह खाली करने की कोशिश कर रही थी। फिर वह टेबल पर बैठ गई और स्पिरिचुअल वाइन पीती रही, और उसकी उम्र हर कप के साथ 20 दिन की दर से तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि उम्र बढ़ाने का यह तरीका पेट के लिए थोड़ा मुश्किल है। भाई, क्या मैं स्पिरिट वाइन का यह फ्लास्क ले सकता हूं? मुझे क्यों करना चाहिए? मैं पहले यहां था। 3 गोल्डन एसेंस पिल्स प्लस 100,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, ये सब तुम्हारे हैं अगर तुम मुझे स्पिरिट वाइन का यह पॉट दे दो। आप सच बोल रहे हो? निश्चित रूप से। एक सौदा करते हैं। इस समय पूरे बैंक्वेट हॉल में 5 चुपके से लोग लगातार घूम रहे थे। जब भी वे किसी को वाइन जग से वाइन डालते देखते तो वे चुपके से वाइन ले लेते, जैसे वह कोई खजाना हो। सीनियर, मैं आपके लिए स्पिरिट वाइन के 3 और जग लाया हूं। यह देखकर काओ यिंग बहुत खुश हुई। फिर उसने 10 गोल्डन कोर पिल्स, 2 नेसेंट सोल पिल्स और 10 लाख स्पिरिट स्टोन निकाले और उन्हें गोल्डन कोर कल्टीवेटर को दे दिया। और इसलिए काओ यिंग ने तेजी से स्पिरिट वाइन को रिफाइन किया, जबकि 5 लोगों ने तेजी से इसकी कटाई की और जल्द ही खूब पैसा कमाया। काओ यिंग के बगल वाली टेबल अब वाइन के जगों से भरी हुई थी, और करीब से देखने पर पता चला कि वहां कम से कम कई 100 जग थे। बाकी सबने यह देखकर अपना सिर हिलाया। मुझे हैरानी है कि यह महिला किस संप्रदाय से है। उसने हम साधकों को पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। इस समय 5 गोल्डन कोर साधक काओ यिंग के पास आए। हर एक के हाथ में 4 या 5 शराब के जग थे, और उन्होंने कहा, सीनियर, यहाँ की सारी स्पिरिट वाइन पी ली गई है, बस यही बची है। इस समय काओ यिंग ने उत्साह से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा टोकन है। मैं भविष्य में आपके लिए मुफ्त में एक एहसान कर सकता हूं। 5 साधकों ने अपने आप टोकन ले लिया। जब उन्होंने टोकन पर वुफेंग वैली और पीछे एल्डर्स ऑर्डर लिखा देखा तो 5 गोल्डन कोर साधक इतने डर गए कि वे जमीन पर गिर पड़े, बेकाबू होकर कांपने लगे। उनके कपड़े ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। क्या? सीनियर, असल में फेंगलेई प्रीफेक्चर के वुफेंग वैली के छिपे हुए पंथ का एक एल्डर है। हम अंधे थे और हमने एल्डर को नाराज कर दिया। प्लीज हमें सजा दो। काओ यिंग मुस्कुराई, फिर उन्हें उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसी के लायक हो। मैं देख रहा हूं कि तुम सब एक ही परिवार से हो। अगर परिवार कभी मुश्किल में पड़े तो बस अपना टोकन दिखा देना और ऐसा लगेगा जैसे मैं खुद यहां हूं। याद रखना, मैं काओ यिंग हूं, वुफेंग वैली का एक एल्डर जिसका कल्टीवेशन लेवल हाफ स्टेप ह्यूमन इमोर्टल है। चैप्टर 73 फेंगलेई हवेली हार मानती है, द एंड। जैसे ही काओ यिंग ने बात की, पूरा बैंक्वेट हॉल शांत हो गया। वुफेंग वैली और हाफ स्टेप इमोर्टल रेल्म शब्दों ने उनके सेंस को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट किया। इसके अलावा काओ यिंग ने असल में एक एल्डर टोकन दिखाया, साथ में एक वादा भी, हाफ स्टेप इमोर्टल रेल्म तक पहुंचने का वादा। यह कितना कीमती था। लेकिन काओ यिंग के लिए ये वही थे जिनके वे हकदार थे, क्योंकि इस समय काओ यिंग की बची हुई उम्र 10 साल से बढ़कर 900 साल से ज्यादा हो गई थी, जो 30 से ज्यादा 10वीं क्लास की लंबी उम्र की गोलियां खाने के बराबर थी। फेंगलेई प्रीफेक्चर में लंबी उम्र की गोलियां हर बार जब भी आती थीं, तो सैकड़ों अरबों में कम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन के हिसाब से बिकती थीं, लेकिन उनकी कीमत सिर्फ कुछ अरब ही होती थी। लेकिन ग्रेड 10 लॉन्गविटी पिल बहुत ही दुर्लभ होने के कारण यह केवल नीलामी में ही दिखाई देती है, और पूरे फेंगलेई प्रांत ने कई 100 सालों से ऐसी दिव्य वस्तु नहीं देखी है। इसके अलावा 10वीं क्लास की लंबी उम्र की गोली लेने के बाद शरीर में रेजिस्टेंस बन जाएगा। दूसरी गोली ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक ही जिंदगी बढ़ाएगी, और हर अगली गोली के साथ इसका असर और खराब होता जाएगा। कुछ ही समय में उसकी उम्र 900 साल बढ़ गई, जो 30 लंबी उम्र की गोलियों के बराबर थी, और यह दवा के असर में कोई कमी के बिना था। बेशक वह इन लोगों की शुक्रगुजार थी। इस समय सन युआन ने कहा, एल्डर काओ, आपने बिना किसी कारण के मेरे वुफेंग वैली एल्डर का टोकन किसी और को दे दिया। मुझे इसका कारण जानना है। काओ यिंग ने इस समय ठंडे स्वर में कहा। सन युआन, काओ यिंग, मैं तुम्हें अपने कामों के बारे में क्यों बताऊं? यह सुनते ही पूरा बैंक्वेट हॉल तुरंत टेंशन में आ गया। इस समय किन बुदाओ किन परिवार के सदस्यों को बैंक्वेट हॉल में ले गए। एओ कांगकियोंग फिर तांगरो के पास गए और सम्मान से कहा, सेक्ट मास्टर, ज्यादातर परिवार जो आने वाले थे वे आ चुके हैं। तांगरो ने सिर हिलाया, फिर किन बुढ़ाओं से कहा, बड़े भाई, हम शुरू कर सकते हैं। नीचे बैठे दर्शक हैरान थे। क्या एओ कैंगकियोंग को आज मेन कैरेक्टर नहीं होना चाहिए था? एओ कैंगकियोंग एक ऐसी लड़की के सामने क्यों झुक रहा था जो मुश्किलों से उबरने के शुरुआती स्टेज में थी, और उसे सेक्ट मास्टर भी क्यों कह रहा था?
विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट ने अपना सेक्ट मास्टर कब बदला? किन बुदाओं ने इस समय कहा? सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं फेंगलेई प्रांत के तियान्युआन शहर के किन परिवार से किन बुदाओ हूं। आज मैंने विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्ट को सभी को यहां बुलाने का आदेश दिया है और मुझे विश्वास है कि आप सभी के पास पहले से ही आपका जवाब है। फेंगलेई प्रीफेक्चर के सिटी लॉर्ड लियू जुआनजेन ने बहुत बड़े जुर्म किए और बार बार मेरे किन परिवार का विरोध किया। इसलिए मेरे किन परिवार ने फेंगलेई प्रीफेक्चर के सिटी लॉर्ड की हवेली को खत्म कर दिया और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। मैंने आज आप सभी को यहाँ किन परिवार के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए बुलाया है। बेशक मेरा किन परिवार लियू जुआनजेन जैसा नहीं होगा जो हर किसी से स्पिरिट स्टोन मांगेगा। आखिर मेरे किन परिवार में स्पिरिट स्टोन की कमी नहीं है। बेशक किन परिवार के आगे झुकने के फायदे हैं। मुझे यकीन है कि आप सबने अभी स्पिरिट वाइन का कमाल महसूस किया होगा। कोई भी ताकत जो किन परिवार के आगे झुकती है वह किन फैमिली चेंबर ऑफ कॉमर्स से 2 मिलियन लोग्रेड स्पिरिट स्टोन प्रति कप में यह स्पिरिट वाइन खरीद सकती है। लेकिन तुम्हारी कुछ सेनाएं जिन्हें अपने अच्छे खानदान पर गर्व है और जो मेरे किन परिवार के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं, उन्हें मेरा किन परिवार मजबूर नहीं करेगा। लेकिन मैं यह साफ कर दूं, अगर तुम्हारी कोई सेना किन परिवार का विरोध करने की हिम्मत करती है तो मेरा किन परिवार तुम्हारी सेना को वैसे ही खत्म कर देगा जैसे हमने सिटी लॉर्ड की हवेली को तबाह कर दिया था और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा था। इस समय सन युआन आगे बढ़ा और बोला, कितने घमंडी शब्द हैं। क्लेश ट्रांसेंडिंग रेन के शुरुआती स्टेज में एक कल्टीवेटर यह दावा करने की हिम्मत करता है कि वह सिटी लॉर्ड के मेंशन को नष्ट कर सकता है। वह सच में अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिलता है। मैंने तियान्युआन शहर के किन परिवार के बारे में कभी सुना भी नहीं है। उन्हें लगता है कि वे सिर्फ इसलिए महान हैं क्योंकि वे मुसीबतों से पार पा चुके हैं। मेरी नजर में वे चींटियों के अलावा कुछ नहीं हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जल्दी से तियान्युआन शहर वापस जाओ और वहां राजा बन जाओ। फेंगलेई प्रीफेक्चर पर मेरी वुफेंग घाटी का कब्जा हो जाएगा। सन युआन की बातें सुनकर चेन जुन का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। कोई उसका रौब चुराने की कोशिश कर रहा था। इस समय काओ यिंग ने कहा, सन युआन अपना मुंह बंद करो। क्या तुम वुफेंग घाटी को खत्म करना चाहते हो? इस समय सन युआन ने ठंडे स्वर में कहा, काओ यिंग तुम एक बेकार आदमी हो जो मरने वाला है, फिर भी तुमने मेरे फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें बता दूं, फेंगलेई शहर के मालिक की हवेली लियू जुआनझेन के बुरे असर से तबाह हो गई थी। यह एक पक्का सच है। इस तथाकथित किन परिवार ने असल में सारा क्रेडिट खुद ले लिया। वे सच में मरने से नहीं डरते। यह सुनते ही चेन जुन तुरंत सन युआन के सामने टेलीपोर्ट हो गया और फिर बोला, लगता है तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है। बहुत अच्छा। अगर तुम मेरा एक मुक्का झेल गए तो मेरा किन परिवार तुरंत तियान्युआन शहर लौट जाएगा। यह फेंगलेई हवेली वुफेंग वैली को देने में क्या बुराई है। लेकिन अगर तुम इतने मजबूत नहीं हो और मेरे हाथ से मर गए तो तुम सिर्फ अपनी कमजोरी को दोष दे सकते हो। अपनी मौत के लिए तुम्हें खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। यह सुनकर सन युआन लगभग हंस पड़ा। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेन के शुरुआती स्टेज में एक कल्टीवेटर असल में हाफ स्टेप ह्यूमन इमोर्टल रेन के एक कल्टीवेटर से बहस कर रहा था। उसे सच में नहीं पता था कि मौत का क्या मतलब है। ठीक है बच्चे, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी स्किल्स तुम्हारे घमंडी टोन से मैच करेंगी। हालांकि तुम्हारे साथ शर्त लगाना मेरी इज्जत के खिलाफ है, फिर भी मैं यह शर्त मान लेता हूं। चेन लिंग की आंखों में नफरत की एक झलक दिखी। फेंगलेई प्रीफेक्चर सिटी लॉर्ड्स मैंशन में कम से कम 5 हाफ स्टेप इमोर्टल रियल्म एक्सपर्ट्स उसकी मुट्ठियों के नीचे मारे गए थे। उसने सन युआन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। ध्यान से देखो, पुनर्जन्म के 6 रास्ते मुट्ठी। एक पल में एक सुनहरा मुक्का सीधे सन युआन की तरफ पड़ा। इस जोरदार उतार चढ़ाव को महसूस करते ही सन युआन तुरंत चौंक गया। यह उतार चढ़ाव बहुत डरावना था। उसे लगा कि अगर उसने पूरी ताकत से विरोध नहीं किया तो इस मुक्के से वह खूनी धुंध में बदल जाएगा। 18 बिना हथियार वाले जवानों, मेरे लिए ब्लॉक करो। सन युआन ने वुफेंग वैली की सबसे अच्छी टेक्निक वुफेंग 18 सीज को लगातार एक्टिवेट किया और तुरंत उसके शरीर के चारों ओर एमर्ल्ड ग्रीन प्रोटेक्टिव निशानों की परतें दिखाई दीं जो उसे पूरी तरह से बचा रही थीं। सन युआन को अभी भी बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 10वीं क्लास की एक जादुई चीज ओवरलॉर्ड बेल्ट निकाली और उसे कसकर संभाल कर रखा। ओवरलॉर्ड बेल को बुलाने के बाद सन युआन की रक्षा के लिए एक फैंटम इमेज दिखाई दी। इस समय सन युआन को बहुत आराम महसूस हुआ, यह जानते हुए कि वह इतने मजबूत डिफेंस के सामने बेबस था। ह्यूमन इमोर्टल के शुरुआती स्टेज में एक पैलेस मास्टर को भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है।
लेकिन जब काओ यिंग ने चेन जुन के चेहरे पर नफरत देखी और फिर एओ कैंगकियोंग, किन बुडाओ और दूसरों को ऐसे देखा जैसे वे जोकर देख रहे हों, तो उसने तुरंत मन में सोचा कि सन युआन को जरूर नुकसान होने वाला है। झो निंगयू ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत चेन जुन और सन युआन के चारों ओर एक हल्के नीले रंग की सुरक्षा कवच दिखाई दी। प्रोटेक्टिव शील्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी में उतार चढ़ाव को महसूस करके काओ यिंग बहुत घबरा गया। यह साफ तौर पर एक ऐसा उतार चढ़ाव था जो सिर्फ ह्यूमन इमोर्टल रेन का कोई कल्टीवेटर ही कर सकता था, और यह उतार चढ़ाव वैली मास्टर के उतार चढ़ाव से कहीं ज्यादा मजबूत था। सन युआन वुफेंग वैली में एक खतरनाक दुश्मन लेकर आया था। एक पल में चेन जुन की मुट्ठी ओवरलॉर्ड बेल से टकराई। घंटी से एक भयानक शॉकवेव निकली, जबकि झो वॉन्टिंग की सुरक्षा कवच बहुत मजबूत बना रहा। लहरें फैल गईं और फिर शांत हो गईं। चेन शुन की सुनहरी मुट्ठी के नीचे ओवरलॉर्ड बेल में अनगिनत दरारें पड़ गईं, फिर अनगिनत टुकड़ों में टूट गईं जो हल्के नीले रंग की सुरक्षा कवच की ओर उड़ गईं, जहां वे जुआन यिन क्यूई से जम गईं और पाउडर में बदल गईं। सन युआन की आंखें यकीन से चौड़ी हो गईं। उसका 10वीं क्लास का जादुई हथियार ओवरलॉर्ड बेल टूट गया था। यह किस तरह का राक्षस था? चेन शुन की मुट्ठी ने अपनी रफ्तार जारी रखी और सीधे उन 18 मजबूत मुहरों पर वार किया जिन्हें सन युआन ने जमा किया था। तुरंत 18 मुहरें एक एक करके टूट गईं और चेन शुन को जरा भी नहीं रोक पाईं। चेन जुन का मुक्का अपने सिर पर मारते देख सन युआन ने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, बॉस प्लीज मुझे मत मारना। मैं घमंडी और अनजान था। मैं सरेंडर करता हूं। वुफेंग वैली किन परिवार के सामने सरेंडर करती है? उस पल वह तुरंत पीछे हट गई। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसे सिर्फ मौत का सामना करना पड़ता। यह सुनकर चेन जुन का मुक्का सन युआन के चेहरे से 0.1 मिलीमीटर दूर रुक गया, लेकिन मुक्के का बचा हुआ जोर फिर भी सन युआन के चेहरे पर लगा। इस समय सन युआन को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर चाकू से वार किया गया है। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके सातों छेदों से खून बह रहा था और उसकी आत्मा भी लगभग उसके शरीर से बाहर निकल गई थी। उसे काफी नुकसान हुआ और उसकी साधना का लेवल भी ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेन के आखिरी स्टेज तक गिर गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि अगर वह मुक्का उसके सिर पर लगा तो क्या नतीजा होगा। उनके आसपास के लोग यह नजारा देखकर हैरानी से देख रहे थे। हार गए। एक ऊंचे पद वाले आधे कदम के अमर साधक को ऐसे ही हरा दिया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि फेंगले शहर के मालिक की हवेली को सच में किन परिवार ने नष्ट कर दिया हो? फिर चेन जुन ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और सन युआन एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। चेन जुन ने सन युआन को घृणा से देखा, फिर कहा, लगता है तुम्हारी बातें तुम्हारी काबिलियत से मेल नहीं खाती। अब तुम्हें पता है कि क्या करना है ना? सन युआन ने जल्दी से झुककर और घुटनों के बल बैठकर अपना शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनके पहले के हाफ स्टेप अमर होने का कोई निशान नहीं दिखा। जब दूसरी सेनाओं ने यह देखा तो उन्हें पता चल गया कि फेंगले प्रीफेक्चर पर किन परिवार का दबदबा रोके नहीं जा सकता, और अगर उन्होंने विरोध करने की हिम्मत की तो शायद उन्हें अपने पूरे कबीले को स्वर्ग में कुर्बान करना पड़ेगा। फिर हर कोई, हम किन परिवार के आगे झुकने और उसकी सेना बनने को तैयार हैं। अगर हमने उन्हें धोखा दिया तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। डिंग, बधाई हो मास्टर, आपके परिवार ने विंड एंड थंडर पैलेस पर कब्जा कर लिया है। आपको 100 लो ग्रेड स्पिरिचुअल वेंस, 10 मिड ग्रेड स्पिरिचुअल वेंस, एक 9 ड्रैगन रथ सम्राट का माउंट, 10 बिलियन फैमिली फॉर्च्यून पॉइंट्स इनाम में मिले हैं, और आपका कल्टीवेशन लेवल हेवनली डाउ रेन तक बढ़ा दिया गया है। नॉवल टैप 74 पहला प्रयास। एक पल में किन फेंग ने खुद को एक रहस्यमयी और गहरी स्थिति में महसूस किया। अपनी दिव्य इंद्री का इस्तेमाल किए बिना भी किन फेंग हवा और बिजली की हवेली में घास का हर तिनका और हर पेड़, छोटी से छोटी चींटी तक देख सकता था, जैसे उसकी आंखों से कुछ भी बच नहीं सकता था। क्या यह स्वर्गीय दाव दायरे का डरावना पहलू है? किन फेंग ने इस समय आह भरी। हाँ मास्टर, लेकिन अभी आप हेवनली डाउ की अथॉरिटी का सिर्फ 10 लाखवां हिस्सा ही कंट्रोल करते हैं। यह सिर्फ परिवार के असर वाले इलाके में ही अपनी सही भूमिका निभा सकता है। सही कहूं तो मास्टर, आप किन परिवार के असर वाले इलाके में सबसे ताकतवर हैं? सिस्टम ने घमंड से कहा। सिस्टम की बातें सुनकर किन फेंग का नजरिया 100 फ्लावर्स पैलेस के बैंक्वेट हॉल पर चला गया। सच में उसे मौके की सिचुएशन साफ दिख रही थी और उसे यह भी पता था कि वे क्या सोच रहे थे और आगे क्या करने का प्लान बना रहे थे। फिर किन फेंग का नजरिया सन युआन की तरफ गया, जो सीन में सबसे ज्यादा मिलनसार इंसान था। इस समय सन युआन जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, उसका सिर नीचे था, उसका चेहरा डर से भरा हुआ था, लेकिन वह जो सोच रहा था वह किन फेंग के दिमाग में साफ दिख रहा था। किन परिवार, बहुत अच्छा। आज तुमने मुझे जिस तरह परेशान किया है, मैं इस रंजिश को याद रखूंगा। मुझे डर है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं फेंगलेई हवेली में ब्लड डेमन पैलेस का लगाया हुआ एक मोहरा हूं।
एक बार जब मैं ब्लड डेमन पैलेस को मैसेज भेज दूंगा, जब उनकी सेना बॉर्डर पर होगी तो मैं पक्का करूंगा कि तुम बिना किसी दफनाने की जगह के मरो। और काओ यिंग, तुम कुतिया, तुम हमेशा मेरे खिलाफ जाती हो। मैं अपनी नफरत निकालने के लिए तुम्हें पक्का एक शैतानी कठपुतली बना दूंगा। किन फेंग ने मजे से सन युआन को देखा, फिर सन युआन पर निशान लगाने के लिए हेवनली दांव की शक्ति का इस्तेमाल किया। सन युआन के सिर के ऊपर तुरंत एक एंट्री दिखाई दी, ब्लड डेमन पैलेस में अंडरकवर एजेंट। अचानक यह निशान वहां मौजूद 200,000 से ज्यादा किसानों में से कम 3,000 पर दिखाई दिया। फिर किन फेंग ने अपना ध्यान पूरे फेंगलेई प्रीफेक्चर पर लगाया और पूरे प्रीफेक्चर में अनगिनत लाल बिंदु देखे। करीब से देखने पर उन्हें पता चला कि वहां कम से कम 40 से 50,000 लोग थे। किन फेंग ने मजाक उड़ाया। अब जब फेंगलेई प्रीफेक्चर किन परिवार के कंट्रोल में था तो इन जासूसों को खत्म करना ही था। एक विचार के साथ फेंगलेई हवेली के ऊपर का पूरा आसमान तुरंत घूमते बादलों से भर गया और अंधेरा हो गया। फिर आसमान में अनगिनत भंवर दिखाई दिए, उसके बाद खून जैसी लाल बिजली की धारियां दिखाई दी, हर एक अंगूठे जितनी मोटी, जो तुरंत बनी और बादलों के बीच से ऐसे निकल गईं जैसे शिकार ढूंढ रही हों। फेंगलेई हवेली में करोड़ों कल्टीवेटर, चाहे वे बॉडी टैंपरिंग स्टेज में हो या ह्यूमन इमोर्टल स्टेज में, यहाँ तक कि किन फैमिली इमोर्टल एकेडमी से म्यू किंगगे और वुजीजी और कैंग बेमिंग जो छाया में छिपे हुए थे, सभी ने आसमान की ओर देखा। अरे नहीं, यह स्वर्ग का संकट है, स्वर्ग से भेजी गई सजा। यह स्वर्ग का संकट किसने शुरू किया? वे हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं क्या? यह असल में स्वर्गीय क्लेश थंडर है। हमारा विंड एंड थंडर पैलेस तैयार है, पूरी तरह से तैयार। इस समय वुफेंग घाटी में लगभग 30 बुजुर्ग, चाहे अकेले हों या नहीं, गंभीरता से आसमान की ओर देख रहे थे। अचानक आसमान से लाल बिजली गिरी और वुफेंग घाटी के साथ आधे कदम वाले अमर बुजुर्ग इस आसमानी मुसीबत में राख हो गए और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। 100 फ्लावर्स वैली के बैंक्वेट हॉल के अंदर सन युआन को अचानक बुरा लगा। अचानक खून जैसी लाल बिजली सन युआन के सिर पर गिरी, जिससे उसका सिर तुरंत टुकड़ों में बिखर गया और धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। फिर हजारों और खून जैसी लाल बिजली 100 फ्लावर्स वैली बैंक्वेट हॉल पर गिरी। कहा जा सकता है कि जब भी वह खून जैसी लाल बिजली गिरती तो वह किसी की जान ले लेती। ब्लड डेमन पैलेस के जासूस जिन्हें हेवनली ट्रिब्यूलेशन ने पकड़ा था, अब उनकी कल्टीवेशन धरती पर वापस आ गई है। हालांकि वे अब किन फेंग के हाथों में हैं और एक अविश्वसनीय तरीके से क्रिस्टल बॉल में स्टोर किए गए हैं। फिर आसमान में काले बादल छंट गए और आसमान साफ हो गया, लेकिन भीड़ अभी भी अपने सदमे से उबर नहीं पाई थी। यह बहुत डरावना था। उन्हें लगा कि ह्यूमन इमोर्टल रेन का कोई कल्टीवेटर भी अगर उस खून जैसी लाल बिजली का सामना करेगा तो जरूर मर जाएगा। लेकिन उन्हें यह बात हैरान कर रही थी कि इन लोगों ने स्वर्ग में आने वाली मुसीबत को शुरू करने के लिए क्या किया था। इस समय वो फेंग वैली के अंदर वैली मास्टर फेंग ची डर के मारे देख रहे थे कि ह्यूमन इमोर्टल रेन के साथ बुजुर्ग उनकी आंखों के सामने मर गए। उन्हें भी बिजली गिरने से कभी न खत्म होने वाली ठंड महसूस हुई। जांच करो, अच्छी तरह से जांच करो, पता लगाओ कि क्या हुआ था और इन बुजुर्गों को आसमानी बिजली से क्यों मारा गया। उनके बोलने के बाद वुफेंग घाटी में सभी लोग चलने लगे। हाँ, खेती की दुनिया जानकारी इकट्ठा करने में तेज है, बस एक सुराग से कई चीजें आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। उसी समय एक बुजुर्ग पंथ के मेन हॉल में दौड़कर आया, जमीन पर घुटने टेके और बोला, सेक्ट मास्टर, कुछ भयानक हुआ है। स्वर्गीय क्लेश के तहत अभी अभी मरने वाले 7 एल्डर्स सभी। इस समय फेंग ची ने गुस्से में कहा, आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? पहले ही कह दीजिए। सेक्ट मास्टर, इन सभी बुजुर्गों को एल्डरसन ने वुफेंग वैली में लाया था, लेकिन जांच के अनुसार वे सभी ब्लड डेमन पैलेस द्वारा वुफेंग वैली में भेजे गए जासूस हैं। बुजुर्ग की बातें सुनकर फेंग ची जमीन पर गिर पड़ा, फिर दुख और गुस्से से बोला, स्वर्ग वुफेंग घाटी को नष्ट करने वाला है। मैंने सन युआन पर इतना भरोसा किया और उसे वुफेंग घाटी का ग्रैंड एल्डर बनाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना एहसान फरामोश होगा। सन युआन अब कहाँ है? सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करते हुए सन युआन की नेमप्लेट टूट गई है। वह जरूर दूसरे 7 एल्डर्स के साथ स्वर्ग की मुसीबत में मारा गया होगा। इसके अलावा हमारे जासूसों की रिपोर्ट के अनुसार पूरे फेंगलेई प्रांत में कम से कम हजारों साधक इस मुसीबत में मारे गए और वे सभी ब्लड डेमन पैलेस के जासूस हो सकते हैं। यह सुनकर फेंग ची हैरान रह गया। पूरे फेंगलेई इलाके के हजारों साधक एक साथ मुसीबत वाली बिजली की चपेट में आकर मारे गए थे। ऐसा लग रहा था कि यह इंसानों की बनाई हुई थी। दुनिया में ऐसी अनोखी ताकत किसके पास थी? मुझे याद है कि एल्डर काओ यिंग और एल्डर सन एक साथ बाहर गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर काओ भी बिजली गिरने से मारे गए हों? सेक्ट मास्टर, मैं अभी आपको यह बात बताने ही वाला था। एल्डर काओ की सोल टैबलेट पहले से ही धुंधली और फीकी थी,
और उनकी उम्र खत्म होने की वजह से वे 10 साल से भी कम समय में मर जाते। लेकिन जब मैं अभी एल्डर काओ की सोल जेड टैबलेट देखने गया तो मैंने पाया कि एल्डर काओ की सोल जेड पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थी, जिसका मतलब है कि इस बार एल्डर काओ की उम्र कम से कम 100 साल बढ़ गई है। क्या? किसी की उम्र 100 साल से ज्यादा बढ़ाना? यह नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन। 10वीं क्लास की लंबी उम्र की गोली भी ऐसा असर नहीं कर सकती। लगता है एल्डर काओ के साथ कोई चमत्कार हुआ है। इस समय ब्लड डेमन पैलेस में अफरातफरी मची हुई थी। ओयांग जेन एक टॉप सेलेस्टियल इमोर्टल के तौर पर सैकड़ों ह्यूमन इमोर्टल्स को विंड एंड थंडर मिशन तक ले जाने के लिए तैयार था ताकि ब्लड डेमन होली एम्ब्रियो को वापस ला सके। यह बात पक्की लग रही थी। लेकिन अचानक सभी की लाइफ टैबलेट्स एक ही समय में टूट गईं। ब्लड डेमन पैलेस मास्टर जूवुडी, एक पीक गोल्डन इमोर्टल जो हाफ सेंट के दायरे में आने वाला था, उसने शुरू में ब्लड डेमन होली एम्ब्रियो को वापस लाने के लिए खुद फेंगलेई मेंशन जाने का प्लान बनाया था। अचानक फेंगलेई हवेली में दफन जासूसों की आत्मा की पट्टियां एक साथ टूट गईं। इस समय वह डर गया क्योंकि वह भी सबको इतनी सटीकता से नहीं मार सकता था जब तक कि वह पूरी फेंगलेई हवेली को नष्ट न कर दे। चैप्टर 75। अरे बाप रे, यह काम करता है। किन फेंग ने अपने हाथ में क्रिस्टल बॉल को देखा। उसमें 40,000 से ज्यादा ब्लड डेमन पैलेस के जासूसों की साधना थी, जो सभी महायान और ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के एक्सपर्ट थे। कोई सोच सकता था कि अंदर रखी साधना कितनी डरावनी होगी। मास्टर, आपके हाथ में जो क्रिस्टल बॉल है वह एक हेवनली डाउ क्रिस्टल है जो साधना के सबसे शुद्ध रूप को दिखाता है। आप इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर, भविष्य में किन परिवार के इलाके में मरने वाले सभी कल्टीवेटर का कल्टीवेशन लेवल इस क्रिस्टल में वापस डाल दिया जाएगा, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के किन परिवार के इलाके में किसी का भी कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सकता है। यह सिस्टम के काम जैसा ही है। किन फेंग ने सिर हिलाया, फिर अपनी नजर वापस 100 फूलों के महल पर लगाई और एक विचार के साथ उसने 100 फ्लावर्स पैलेस के ऊपर अचानक एक अजीब चीज दिखाई दी। आसमान में 7 रंगों की रोशनी की किरण दिखाई दी और फिर रोशनी का एक खंभा सीधे किन बुडाओ के सिर पर गिरा। तुरंत किन बुडाओ एक रहस्यमयी हालत में चला गया और आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार किन बुडाओ के शरीर में घुसने लगी। इस समय किन बुडाओ को ग्रेट दाओ के बहुत करीब महसूस हुआ, जैसे कि वह उसे गले लगा रहा हो। फिर किन बुदाओं का साधना लेवल तेजी से बढ़ने लगा, मुसीबत से पार पाने के बीच के स्टेज से मुसीबत से पार पाने के आखिरी स्टेज तक, और फिर मुसीबत से पार पाने के महान परफेक्शन तक, इससे पहले कि वह सीधे इंसानी अमर दुनिया में जाने की कोशिश करने लगे। आसपास के सभी लोग जो देख रहे थे उसे देखकर हैरान होकर आंखें फाड़कर देख रहे थे। इस समय क्लेश से पार होने की अवस्था के शिखर पर एक साधक ने अविश्वास में कहा, यह नामुमकिन है। यह असल में हेवनली दाव का इनाम है। यह हेवनली दाव का इनाम है जो 10,000 साल में सिर्फ एक बार मिलता है। सिर्फ बहुत किस्मत वाले लोग ही इसे पा सकते हैं। क्या यह इंसान जुआन तियान कॉन्टिनेंट का चुना हुआ इंसान हो सकता है? यह डरावना है। हाँ, मुझे मुसीबत के शुरुआती दौर से मुसीबत के पीक तक पहुंचने में पूरे 500 साल लग गए। पूरे 500 साल। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक पल में वहां पहुंच जाएगा। किस्मत का बच्चा बहुत डरावना होता है, बहुत ज्यादा डरावना। हाँ, मैंने मन बना लिया है। अब से मैं किन परिवार के पीछे चलूंगा। किन परिवार में किस्मत का बच्चा होने पर फेंगलेई हवेली कैसे तरक्की नहीं कर सकती? यह कैसे तरक्की नहीं कर सकती? नहीं, हे भगवान, वह अभी खत्म नहीं हुआ है। वह असल में ह्यूमन इमोर्टल रेन में घुसने की कोशिश कर रहा है। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? क्या किस्मत का चुना हुआ इंसान होने का यही मतलब है? दुनिया से बाहर निकलना खाने पीने जितना आसान है। यह बहुत ज्यादा स्वर्ग को चुनौती देने वाला है, बहुत ज्यादा स्वर्ग को चुनौती देने वाला। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि आज किस्मत के चुने हुए इंसान का जन्म देख रहा हूं। अगर मैं अभी मर भी जाऊं तो भी यह सब इसके लायक है। इस समय किन बुदाओ लगातार ह्यूमन इमोर्टल रेल में घुसने की कोशिश कर रहा था। हेवनली दाओ डिवाइन लाइट की रोशनी में, जो कभी न टूटने वाला बैरियर था, वह बहुत कमजोर हो गया। किन बुदाओं के 10 से ज्यादा कोशिशों के बाद जो पहले कभी न टूटने वाला बैरियर था, वह टूट गया। अमर लोक प्राप्त हो गया है। फिर किन बुडाओं के शरीर से एक डरावनी आभा निकली, जो बिना किसी शक के यह इशारा कर रही थी कि वह ह्यूमन इमोर्टल रेन के शुरुआती स्टेज में था। हे भगवान, वह सच में ह्यूमन इमोर्टल रेन में घुसने में कामयाब हो गया। मैं 1000 साल से आधे स्टेप वाले ह्यूमन इमोर्टल रेल में बिना किसी तरीके के फंसा हुआ था और मुझे लगा था कि इस जिंदगी में ह्यूमन इमोर्टल रेल में घुसना मेरे लिए नामुमकिन होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज सच में एक ह्यूमन इमोर्टल रेन को बनते हुए देखूंगा। लेकिन अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया और फिर उसने डरकर कहा, अरे नहीं,
किन परिवार का चुना हुआ इंसान इंसानी अमर दुनिया में पहुंच गया है। वह जरूर बिजली की एक बहुत ही भयानक मुसीबत लाएगा। हम इस मुसीबत का सामना नहीं कर सकते। हमें भागना होगा। साधक की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी 200,000 साधक पक्षियों और जानवरों की तरह इधर उधर भाग गए। ऐसा लग रहा था कि उन्हें असर होने का डर था। लेकिन किन परिवार के सदस्य 100 फ्लावर्स वैली से वेन कियान फ्लाइंग क्लाउड सेक्ट से लुओ फेक्सिया और वुफेंग वैली से काओ यिंग वहां से नहीं गए। काओ यिंग को खास तौर पर ह्यूमन इमोर्टल दायरे में जाने का बहुत जुनून था। इस समय उसने अपनी सारी एनर्जी किन बुडाओं पर लगा दी। यह देखना चाहती थी कि वह कैसे आगे बढ़ता है और उसके अनुभव से सीखना भी चाहती थी। किन बुदाओं ने गंभीरता से आसमान की ओर देखा, मुसीबत की बिजली के आने का इंतजार करते हुए। लेकिन जिस मुसीबत की सबको उम्मीद थी वह नहीं आई। इसके बजाय आसमान से एक बार फिर 7 रंगों वाली रोशनी की किरण उतरी और किन बुडाओं का दायरा ह्यूमन इमोर्टल दायरे के पहले लेवल पर स्थिर हो गया। आसपास के सभी लोग आंखें फाड़े देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। हे भगवान, क्या यह आदमी स्वर्ग का पसंदीदा बेटा है? वह तो स्वर्ग की मुसीबत से भी नहीं बच पाया। यह कैसे हो सकता है? हाँ, जब साधक अगले लेवल पर पहुंचते हैं तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह स्वर्ग से एक परीक्षा है। क्या चुने हुए लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है? मुझे बहुत जलन हो रही है। काओ यिंग पूरी तरह हैरान रह गई। यह वैसा कुछ नहीं था जैसा उसने सोचा था। यह तो बिजली गिरने जैसा था। किन परिवार के सदस्य हैरानी से किन बुदाओं को देख रहे थे। बड़े भाई, क्या सच में आपको चुना गया है? यह तो कमाल है, चेन जुन ने उस समय जलन से कहा। किन फेंग ने यह सब देखा और खुशी से सिर हिलाया। किन बुडाओं का राज्य अस्थिर नहीं था, जो अच्छी बात थी। फिर किन फेंग की नजर किन परिवार के सदस्यों एओ कैंगकियोंग, वेन कियान, लुओ फेक्सिया और काओ यिंग के साथ साथ विंड एंड थंडर स्वॉर्ड सेक्टर, 100 फ्लावर्स पैलेस और फ्लाइंग क्लाउड सेक्ट के लोगों पर गई। तभी आसमान में रंग बिरंगे शुभ बादल फिर से दिखाई दिए, इस बार बहुत बड़े पैमाने पर, और रोशनी की अनगिनत रंग बिरंगी किरणें सब पर पड़ने लगीं। चेन शुन, किन मेंगटिंग, झो निंग्यू, लीजियू, तांग और दूसरे लोग पालथी मारकर बैठ गए और उस खास मौके को समझने लगे जिसका वे इंतजार कर रहे थे। झो वॉन्टिंग के सिर पर भी 7 रंगों वाली रोशनी उतरी। एओ कैंगकियोंग, वेन कियान और लुओ फेक्सिया ने किन परिवार को जलन से देखा। ऐसा लगता है कि किन परिवार कई और असाधारण प्रतिभाएं पैदा करने वाला है। इस समय लुओ फेक्सिया ने जलन से कहा, हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने किन परिवार को समय से पहले ही मान लिया। यह हमारे 100 फ्लावर्स पैलेस और फ्लाइंग क्लाउड्स सेक्ट के लिए पहले से ही एक शानदार मौका है। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते। लुओ फेक्सिया ने सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे वह वेन कियान की बात से सहमत हो। असल में किन परिवार के पीछे चलने से जब तक किन परिवार को थोड़ा भी फायदा होता रहेगा, 100 फ्लावर्स पैलेस और फ्लाइंग क्लाउड्स सेक्ट को बहुत फायदा होगा। एओ कैंगकियोंग यह सब जलन से देख रहा था। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह कैसे होता है और उसे थोड़ी जलन भी हो रही थी, लेकिन जब तक वह तांगरो को रैंक में आगे बढ़ते देख सकता था तब तक वह खुश था, क्योंकि तांगरो उनके ग्रुप का लीडर था। बाकी 200,000 साधक यह सब देखकर जलन से भर गए, बहुत ज्यादा जलन से। यह किन परिवार किस तरह का दिव्य परिवार है? उनमें से हर एक को किस्मत ने चुना है। यह कैसे हो सकता है? हाँ, यह बहुत अजीब है। मुझे याद है पुराने जमाने में एक चुने हुए इंसान के जन्म से पूरा एक युग शुरू हो जाता था। लेकिन क्या हो रहा है? अब इतने सारे चुने हुए लोग हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा जुआन तियान कॉन्टिनेंट अपनी पुरानी शान वापस पा सके? हाँ, मैं बहुत खुश हूं कि मेरा जन्म फेंगलेई प्रांत में हुआ। अब मैं सबके सामने शेखी बघार सकता हूं कि मैं उसी शहर से हूं जहां किस्मत ने मुझे चुना है। मैं देख सकता हूं कि आने वाले समय में फेंगलेई प्रीफेक्चर पूरे शोझो में सबसे मजबूत ताकत बन जाएगा और शायद पूरे उत्तरी इलाके को डरा भी दे। उस समय फेंगलेई प्रीफेक्चर जरूर बहुत ज्यादा खुशहाली लाएगा। हाँ, हमें किन परिवार के नक्शेकदम पर चलना चाहिए। किन परिवार के साथ रहकर ही हमारे परिवार को भविष्य में हिस्सा मिल सकता है। मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। काओ यिंग ने यह सब जलन से देखा और फिर उसने कहा, स्वर्ग की इच्छा से मैं काओ यिंग कसम खाता हूं कि अगर मैं इंसानी अमर दुनिया में पहुंच पाया तो मैं वुफेंग घाटी को किन परिवार के आगे झुका दूंगा और हमेशा के लिए उनके साथ धोखा नहीं करूंगा। अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो स्वर्ग और धरती मुझे सजा दें। इस समय काओ यिंग पहले से ही पूरी तरह से तैयार थी। ह्यूमन इमोर्टल रेल में घुसने का लालच बहुत ज्यादा था और वह सच में यह मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि चांस कम थे, फिर भी उसे कोशिश करनी थी। अचानक एक काल्पनिक ताबीज आसमान से उतरा और काओ यिंग की चेतना के सागर में विलीन हो गया। इस समय काओ यिंग के होश के सागर में स्वर्गीय दाओ ताबीज तैर रहा था।
अगर उसने स्वर्गीय दाओ की कसम तोड़ने की हिम्मत की तो यह ताबीज उसे खत्म कर सकता था। हालांकि काओ यिंग को इस समय बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि स्वर्ग ने सच में जवाब दिया था। फिर 100 फूलों के महल, वेन कियान, लो फेक्सिया और यहाँ तक कि लियू जुआन और टैन लिंग पर भी रोशनी की अनगिनत किरणें पड़ी। 100 फूलों के महल, फेक्सिया संप्रदाय और फेंगले तलवार संप्रदाय के कुछ शिष्यों के सिर पर भी 7 रंगों वाली रोशनी की किरणें पड़ी। हालांकि रोशनी की रंगीन किरणें चेन शुन और दूसरों से निकलने वाली किरणों जितनी तेज नहीं थीं, फिर भी वे उन्हें ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए काफी थीं। उसी समय काओ यिंग के सिर के ऊपर 7 रंगों की एक गहरी चमक दिखाई दी और काओ यिंग बहुत खुश हो गया। आसपास के 2 लाख किसान पूरी तरह हैरान रह गए। अरे यार, यह काम भी करता है। नॉवल टैप 76 पूर्ण पागलपन। इस समय काओ यिंग को अपने शरीर में एक अजीब ऊर्जा का प्रवेश महसूस हुआ। असल में वह अपनी जिंदगी में कभी भी ह्यूमन इम्मोर्टल दायरे में नहीं पहुंच पाती क्योंकि 20 साल पहले ह्यूमन इम्मोर्टल दायरे में पहुंचने में नाकाम रहने के बाद उसे गंभीर दांव चोटें आई थीं और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 30 साल बचे थे। उसके लिए इस जिंदगी में ह्यूमन इम्मोर्टल दायरे में पहुंचना असल में नामुमकिन था। हालांकि उसने अभी अभी स्प्रिंग ऑफ लाइफ पी थी, लेकिन इससे उसकी उम्र और बढ़ गई। उसके लिए फिर से ह्यूमन इम्मोर्टल रेल में जाना नामुमकिन था। लेकिन अब उसे उम्मीद दिखी क्योंकि इस एनर्जी के उसके शरीर में जाने के बाद उसकी पिछली नाकाम कोशिश से लगी दांव चोट अब इतनी तेजी से ठीक हो रही थी जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। काओ यिंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अपने शरीर के अंदर हो रही हर चीज को हैरानी से देखने लगी। क्या यह स्वर्ग की शक्ति है? मैं तो बस एक आम इंसान था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जीवन में स्वर्ग का आशीर्वाद मुझ पर होगा। मुझे किन परिवार का अनुसरण करना चाहिए? मुझे लगता है कि जब तक मैं किन परिवार के साथ रह सकता हूं, मेरा पीक पक्का ह्यूमन इम्मोर्टल रेल नहीं होगा। मैं शायद अर्थ इम्मोर्टल रेल्म या सेलेस्टियल इम्मोर्टल रेल्म को भी छू सकूं। यह एक ऐसा रेल्म है जिसके बारे में पूरे फेंगलेई प्रीफेक्चर में कोई भी कल्टीवेटर सपने में भी नहीं सोच सकता। अचानक काओ यिंग का बॉटलनेक टूट गया और उसके शरीर से एक डरावनी आभा निकली। उसी समय चेन जुन, एओ कैंग कियोंग और दूसरों ने ह्यूमन इम्मोर्टल रेल में जगह बनाई, जबकि वेन कियान और लो फेक्सिया ने भी एक बड़े रेन को पार किया और एक के बाद एक इंटीग्रेशन रेन के शुरुआती स्टेज और ट्रिब्यूलेशन रेन के शुरुआती स्टेज तक पहुंचे। जहां तक लियू जुआन की बात है, वह नेसेंट सोल स्टेज के पीक पर पहुंच गया, जबकि टैन लिंग नेसेंट सोल स्टेज के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गया। दोनों ने ही बहुत तरक्की की है। इस बीच पंथ के कुछ दूसरे लोग एक छोटे दायरे से बाहर निकल गए, जबकि कुछ दूसरे 2 छोटे दायरे से बाहर निकल गए। यह कहा जा सकता है कि सभी को बहुत कुछ मिला। यह दृश्य देखकर फेंगलेई हवेली के 200,000 साधकों की आंखें लाल हो गईं, पूरी तरह लाल। फिर कुछ ग्रुप और परिवार काओ यिंग की मिसाल पर चलने लगे। क्योंकि काओ यिंग यह कर सकती थी तो वे भी कर सकते थे। यह बस स्वर्ग से किया गया वादा था, इसलिए वे भी ऐसा ही करेंगे। इसके अलावा भले ही वे अभी कसम न खाएं, फिर भी उन्हें भविष्य में किन परिवार के आगे झुकना होगा। तो अब जब उनके पास कुछ फायदे पाने का मौका है तो क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। हे भगवान, मैं वांग की कसम खाता हूं कि अगर मैं वॉइड रिटर्निंग रियल्म तक पहुंच पाया तो मैं फेंगलेई शहर के वांग परिवार को किन परिवार के आगे झुका दूंगा और हमेशा के लिए उनके साथ धोखा नहीं करूंगा। अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो मुझे स्वर्ग और धरती की सजा मिले। स्वर्ग की इच्छा से मैं फेंग यांग कसम खाता हूं कि अगर मैं इंटीग्रेशन दायरे में पहुंच पाया तो मैं फेंगलेई शहर के फेंग परिवार को किन परिवार के आगे झुका दूंगा और हमेशा के लिए उनके साथ धोखा नहीं करूंगा। अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो स्वर्ग और पृथ्वी मुझे मार डालें। यह स्थिति देखकर वेन कियान और लुओ फेक्सिया ने चुपके से एक फैसला किया। हालांकि फेक्सिया सेक्ट और बायहुआ पैलेस ने पहले ही अपना पक्ष चुन लिया था, लेकिन उन्हें काफी फायदा भी हुआ। लेकिन वेन कियान और लुओ फेक्सिया जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी राय नहीं बताई तो यह पूरे पंथ के विकास के लिए नुकसानदायक होगा। स्वर्ग की कृपा से मैं वेन कियान कसम खाता हूं कि मैं पूरी 100 फ्लावर्स वैली को किन परिवार के आगे झुकाऊंगा और हमेशा के लिए उनके साथ धोखा नहीं करूंगा।